हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। सब लोग बढ़िया, शानदार, मजे में, जोरदार जबरदस्त चकाचक माहौल। तुम्हें नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके एक छोटे से प्यारे से नन्हे से मुन्ने लेक्चर में, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, बोले तो द्रवों के यांत्रिक गुणधर्म। ठीक है, चैप्टर थोड़ा बड़ा है। ठीक है, तो इसमें कंटेंट है बहुत सारा, लेकिन एग्जाम में से यहाँ से क्वेश्चन बहुत लिमिटेड बनते हैं और मोस्टली आपके फॉर्मुला बेस्ड बनते हैं। तो आपको अगर फॉर्मुला पता है तो इस चैप्टर के क्वेश्चन किए जा सकते हैं। ठीक है, और रही बात एग्जाम के पैटर्न की, तो हर साल यहाँ से एक या दो क्वेश्चन तो आना तय रहता है, लेकिन चैप्टर बड़ा बहुत है। इसमें सब टॉपिक बहुत ज्यादा हैं कि भाई एक सिंगल टॉपिक नहीं, आपके फ्लूइड के अंदर बहुत सारे छोटे 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 टॉपिक हमारे पास रहने वाले हैं। ठीक है, तो उन टॉपिक्स का आपको बस फॉर्मुला याद रखना है। फॉर्मुला याद रखेंगे, मोटी मोटी बात याद रखेंगे, तो हमारे इस चैप्टर से आने वाले क्वेश्चन को बहुत आराम से आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, तो भाई आइए शुरू करते हैं। देखो भैया, तो चले सर, फ्लूइड चीज क्या होती है समझेंगे। सर, फ्लूइड का सीधा मतलब है मेरे पास क्या है कि सर वो मतलब एनीथिंग विच कैन फ्लो, कि मैं कोई भी चीज जो बह सकता है, कोई भी ऐसा चीज जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या है बहते हुए जा सकता है, आप उसको क्या बोलते हो, तरल कह सकते हो। आप उसको तरल कह सकते हो, द्रव कह सकते हो। सर ठीक है, तो ऐसी कोई भी अवस्था, ऐसा कोई भी पदार्थ जो एक स्थान से दूसरे स्थान में बह के जा सकता है, आप उसको क्या तरल कह सकते हो। ठीक है, चलेगा। बस क्या है, तरल जिसमें बहाव संभव हो, है ना। और इनका कोई भी निश्चित आकार या आकृति नहीं होता है। इनका कोई भी निश्चित आकार या आकृति नहीं होता है कि भैया इनको जिस पात्र में रखते हो ये वही पात्र का आकार ग्रहण कर लेते हैं, कोई फिक्स इनका शेप नहीं होता। अब जिनके आकार आकृति नहीं होते उनके लिए हम लोग आयतन को करते हैं परिभाषित। ठीक सर, तो आयतन के साथ मेरे पास क्या है, एक टर्म आता है घनत्व, डेंसिटी। अच्छा, बचपन से एक फॉर्मूला पढ़ते हुए ऐसा कौन सा सर, डेंसिटी का सर द्रव्यमान बटे आयतन होता है। सर बिल्कुल सही बात है। तो द्रव के लिए, तरल के लिए बात एक बार समझेंगे कि यहाँ पे जब हम बात करते हैं तरल की, फ्लूइड की बात करते हैं, तो फ्लूइड के अंदर हम दो चीजों को कंसिडर करते हैं। कौन से, एक मेरे पास आपका होता है द्रव, एक आपका लिक्विड होता है, एक आपका होता है लिक्विड और एक आपका होता है गैस। ये दोनों को ही आप लोग तरल के अंदर लेते हो, लिक्विड और गैस। ठीक है, ये बात अपने याद रखना पड़ेगा। ठीक सर, घनत्व सब फॉर्मूला क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। सो द्रव्यमान किसमें आता है, किलोग्राम में, आयतन किसमें, मीटर क्यूब में। सर ठीक है, ये पास के जनरल फॉर्मूला मेरे पास डेंसिटी का। अब रिलेटिव डेंसिटी, सर हिंदी में इसका नाम क्या होता है भाई, हिंदी में रिलेटिव डेंसिटी को हम लोग बोलते हैं सापेक्ष घनत्व। सापेक्ष घनत्व इसको कहा जाता है। ठीक है भैया, सापेक्ष घनत्व इसको बोला जाएगा। सर ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, सर फॉर्मूला मेरे पास होता है दिए गए द्रव का घनत्व बटे जल का घनत्व। क्या बोलता हूं, दिए गए द्रव का, दिए गए तरल का घनत्व बटे क्या है, पानी घनत्व। सब पानी कितना होता है, पानी का घनत्व भैया मेरे पास होता है 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब या फिर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। चल जाएगा सजी हाँ, तो अपने को ये फॉर्मूला याद रखने का। चलेगा दोस्त, सजी हाँ चलेगा, तोड़ेगा, शानदार। अच्छा, अब मान लो कि सब मेरे पास क्या है, मिश्रण है किसका, दो या दो से अधिक तरल को हमने एक पात्र में डाल दिया, उनको मिक्स कर दिया है। अब आपसे पूछा गया है कि इस मिश्रण का टोटल घनत्व कितना होगा। तो अगर कुल घनत्व की हम लोग बात करें तो भाई बेसिक फॉर्मूला कैसा, कुल द्रव्यमान, टोटल द्रव्यमान बटे टोटल आयतन। टोटल द्रव्यमान बटे टोटल आयतन। सर जी हाँ, ये मेरे पास बेसिक फंडामेंटल मेरे पास फॉर्मूला होगा। लेकिन अब एग्जाम में क्या है, सीधा सिंपल डायरेक्ट चीजें नहीं पूछता है, वो आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन बोलेगा कि मेरे पास दो द्रव लिए हैं, उनका घनत्व पता होगा, उनका द्रव्यमान पता होगा, आयतन नहीं पता होगा। या फिर दो द्रव दिए होंगे जिनका आपको द्रव्यमान पता, आपको घनत्व दिया होगा और आयतन पता होगा, द्रव्यमान के बारे में कोई आइडिया नहीं होगा। तो कोई भी दो चीज देगा, कोई भी दो चीज आपसे देगा और मिश्रण का घनत्व आपसे निकलवाएगा। जैसे कि एग्जांपल नंबर 1 क्या बोलता है, द्रव्यमान पता है, घनत्व पता है, द्रव्यमान घनत्व मेरे पास क्या है, ऐसे आपने मिक्स कर लिया। ठीक सर, हमसे पूछा गया कि इस सिस्टम का टोटल डेंसिटी मेरे पास कितना होगा। तो टोटल द्रव्यमान m1 + m2 + m3 और आयतन भी इनसे निकालेंगे। इसका आयतन m1 बटा ρ1, इसका आयतन m2 बटा ρ2, तो यहाँ पर रखेंगे तो कुल आयतन निकाल लेंगे। पर सर ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स चीजें हैं, एग्जाम में चीजें बहुत आसान पूछता है। सर जैसे कि अगर मेरे पास दो द्रव हैं जिनको समान द्रव्यमान लेकर मिश्रण किया गया, क्या बोल रहा हूं, दो मेरे पास क्या है, द्रव हैं जिनको समान द्रव्यमान लेकर उनको मिक्स कर दिया। अब मिक्स कर दूंगा तो ऐसे सिस्टम का, ऐसे मिश्रण का मेरे पास क्या कुल घनत्व कितना आएगा, वो होगा 2ρ1 बटा ρ1 + ρ2। अच्छा सर, 2ρ1 बटा ρ1 + ρ2 चलेगा दोस्त, सर जी हाँ चलेगा, दौड़ेगा, शानदार। यहां बात करें सेम तरह से, इस बार क्या है, पहले आपको द्रव्यमान पता था, इस बार आपको आयतन दिया हुआ है। अच्छा,
तो घनत्व के साथ आयतन देके उनको मिक्स कर रहा है और वो मिश्रण की आपसे पूछ रहा है क्या बोला है, घनत्व, डेंसिटी, कि भाई मिश्रण का डेंसिटी मेरे पास कितना होगा। तो ठीक है, तो मिक्सचर का जो डेंसिटी होता है, इसका फॉर्मूला इस वाले केस के लिए ρ1 v1 ρ2 v2 से क्या होता है, ये पहले का द्रव्यमान है, ये दूसरे का द्रव्यमान है, ये फिर तीसरे का आएगा और बटे में कुल आयतन। हाँ सर, पर यही बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है, एग्जाम में बहुत आसान कि भैया आपने जो द्रव लिया था उनको समान आयतन में मिक्स किया। अगर समान आयतन में दो तरलों को आपस में मिक्स करोगे तो मिक्सचर का जो डेंसिटी होगा वो कितना, ρ1 + ρ2 बटा 2 आएगा। बहुत बढ़िया, तो ऐसे इनका यूज कर सकते हो, चल जाएगा। जी हाँ सर, परफेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। दाब, सर दाब 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 प्रेशर की बात करते हैं भैया। दाब क्या बोलते हैं, एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले बल को। सब बल कौन सा, सब बल होना चाहिए सतह के लंबत, बल होना चाहिए सतह के लंबत की। भैया क्या होता है, ये चीज हम लोग तब इस्तेमाल करते हैं जब आपका दिया हुआ बल किसी सतह पर बटा हुआ। समझो मेरे पास क्या मान लो कुल बल है, कोई बल है, बल एक पॉइंट पे नहीं है, पूरे की पूरी सरफेस पे एक समान रूप से बटा हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग प्रेशर को डिफाइन करते हैं। इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, प्रेशर को डिफाइन करते हैं, क्योंकि प्रेशर से क्या होता है, काफी सारी चीजें हमारे पास आसान हो जाती है। समझेंगे, तो बस क्या है, बल को एक सरफेस पर हमने क्या है, बांट दिया है, तो जो पूरा बल है वो पूरे एरिया में बटा हुआ है। तो प्रेशर हम लोग कहते हैं क्या, कि आपका लगने वाला लंबवत बल बटे कितना, एरिया। से बहुत बढ़िया, ऐसे आप लोग दिए गए सतह का प्रेशर निकाल सकते हो। समझे क्या, अच्छा सर। तो फिर क्या, लंबवत बल सतह पे बटे उसका एरिया। अगर मैं इस एरिया को यहां गुणा कर दूंगा तो मेरे पास बल क्या आएगा, प्रेशर इनटू एरिया। तो बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड। बात करते हैं सर, दाब मेरे पास क्या है, कायदे से एक अदिश राशि है जिसकी कोई दिशा नहीं होता है, इसकी कोई दिशा नहीं होता है। अच्छा सर, इसकी यूनिट फॉर्मूला के हिसाब से बल बटा एरिया, तो न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर। ओके सर, या आप इसको क्या बोलते हो, पास्कल भी इसको कह सकते हो। अच्छा, क्या कहते हैं, कुल मिला के जो आपका एक पास्कल होता है, जो आपका एक पास्कल होता है वो आपका 1 न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर होता है। तो बहुत बढ़िया, शाबाश। अच्छा सर, साथ में क्या होता है, एक बार, ये भी मेरे पास होता है, बार भी आपके प्रेशर का ही यूनिट होता है। तो एक बार कितना, 10⁵ पास्कल होता है, या एक एटमॉस्फेयर 1.013 10⁵ पास्कल, या 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। अब ये क्या बोला है, ये समझाएंगे। ये हम लोग पढ़ेंगे किसमें, बैरोमीटर में, जिसकी वजह से आप लोग वायुमंडलीय दाब का मापन करते हो। अच्छा, ये बात अपने थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। बोलो भाई, क्लियर है क्या? हाँ जी सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। बात करते हैं अब, क्या कह रहे हैं कि स्थिर तरल में क्षैतिज सतह पर आपका दाब रहता है समान के। मान लो एक बर्तन है, बर्तन में क्या लिक्विड भरा हुआ है। अब अगर आपका कंटेनर रुका हुआ है, कहीं चल फिर नहीं रहा है, तो आपका द्रव रहेगा स्थिर अवस्था में। जब द्रव आपका स्थिर अवस्था में रहता है तो एक क्षैतिज तल पे, सब कोई सा भी, कोई एक क्षैतिज तल पे आपका टोटल प्रेशर हमेशा सेम रहता है। अच्छा, तो मैं ये कह रहा हूं कि मान लो ये एक तल है, तो इस तल पे जितने बिंदु है, इस तल पे जितने भी बिंदु है, उन सब पे मेरे पास क्या है, प्रेशर सेम आएगा। पी 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 पी, हर एक बिंदु पर। कहां पे, क्षैतिज तल पे। लेकिन 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 नीचे आने पे प्रेशर मेरे पास हमेशा ही बढ़ता है। तो जैसे 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 आप लोग मुक्त सतह से नीचे की ओर आओगे, आपका प्रेशर बढ़ता है। सबसे बाहर कौन होता है, सब P0 से। मेरे पास क्या होता है, P0 आपका होता है वायुमंडलीय दाब, जो वायुमंडल में उपस्थित गैस के कारण होता है। क्या बोलते हैं इसको, वायुमंडलीय दाब इसको कहते हैं। अब जैसे जैसे नीचे आओगे प्रेशर बढ़ेगा। तो ऊपर कौन, P0, नीचे गए कितना, H गहराई नीचे गए हैं किसी द्रव में जिसका घनत्व कितना, रो है। तो P0 प्लस ρgH, ये पास क्या है, किसी H गहराई पर आपका प्रेशर। अच्छा, क्या बोलते हैं, तरल में H गहराई और प्रेशर। तो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्या आपने को चीज क्लियर है क्या? सब बिल्कुल एकदम परफेक्टली क्लियर है। चलो भाई आगे बात करता हूं, समझेंगे। हमने लिख रखा है वायुमंडलीय दाब सब P0 बराबर ρgH। अब सुनना, ये एक्सपेरिमेंट एक होता है जिसकी मदद से आप लोग क्या करते हो, वायुमंडलीय प्रेशर का मापन करते हैं। कैसे करते हैं, समझना। जैसे ऐसा एक छोटा सा बर्तन होता है, यस सर, तो उसमें आपका कोई भी तरल पदार्थ भरा हुआ होता है, होने दो। अब क्या करते हो, आप इसके अंदर एक डालते हो ट्यूब, है ना, एक खाली वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम समझते हो सर, जिसके अंदर से हवा निकाल दिया गया।
ऐसा ट्यूब जिसके अंदर से आपने क्या है, हवा निकाल दिया है, वैक्यूम निर्वात है उसके अंदर, और जहां निर्वात होता है तो वहां पे कोई प्रेशर नहीं होता। तो समझो, तो हमने क्या किया, हमने एक ऐसी ट्यूब का इस्तेमाल किया है जिसके अंदर फिलहाल से प्रेशर कितना है, 0 है। हम जानते हैं भैया यहां पे एक क्षैतिज तल पे हर एक पॉइंट पे प्रेशर सेम होता है, तो अगर यहां पे आपका वायुमंडलीय दाब है, यहां पे कितना वायुमंडलीय होगा, यहां पे कितना वायुमंडलीय होगा। अच्छा, तो अब ऊपर प्रेशर 0, नीचे मेरे पास ज्यादा है, तो प्रेशर के अंतर के कारण क्या होता है, आपका द्रव ऊपर चढ़ जाएगा। द्रव चढ़ेगा ऊपर से कहां तक, ऊपर चढ़ेगा इस तरह से कि यहां से लगने वाला प्रेशर का बल, कि भाई मेरे पास क्या है, ये जो छोटू सा हिस्सा आपका ऊपर गया ऐसा क्यों, क्योंकि यहां पे इस प्रेशर की जैसे क्या बल आया था P0 × A, तो ये मेरे पास क्या नीचे mg से बैलेंस होगा। जब मेरे पास ऊपर क्यों लगाया गया P0 × A आपके mg से बैलेंस होता है, तब आपका द्रव वहां पर रुक जाता है। तो द्रव कितनी ऊंचाई तक चढ़ जाता है, ये मेरे पास होता है h ऊंचाई, कैपिटल H से लिख रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। मेरे पास क्या है, कैपिटल H, बैरोमीटर में द्रव स्तंभ की ऊंचाई कैपिटल H। अब ये क्यों आया है, क्योंकि एटमॉस्फेयर प्रेशर P0 था यहां पर, तो वो तो फिक्स है ना, वो तो मेरे पास वायुमंडल में फिक्स है, कहीं भी जाओ मेरे पास ठीक है, अच्छा वायुमंडल का प्रेशर मेरे पास फिक्स है, यस सर, तो P0 मेरे पास रहता है कांस्टेंट, और अलग अलग द्रव के हिसाब से H मेरे पास क्या अलग अलग आता है। जैसे कि भैया आपका अगर उस तरल में आपने बर्तन में क्या रखा है, पानी रखा है, पानी, तो पानी के लिए चढ़ने वाली ऊंचाई कितना हो, 10.1 मीटर। अगर आपने उसके अंदर मरकरी रखा है Hg पारा, तो उसमें आपका जो द्रव है वो 76 सेंटीमीटर तक ऊपर चढ़ जाएगा, या बोले 760 mm। चल जाएगा दोस्त, हाँ सर बहुत बढ़िया। और मान लो कि अगर मैं दो अलग अलग तरल के लिए कंपैरिजन करूं, मेरे पास क्या आएगा, सर जी तो मेरे पास सेम है, यस सर, जी तो सबके लिए सेम, तो रो इंटू एच सेम आना चाहिए। क्यों भाई, एटमॉस्फेयर प्रेशर है ना, तरल कोई सा भी इस्तेमाल करो उससे एटमॉस्फेयर प्रेशर चेंज नहीं होता, तो एटमॉस्फेयर प्रेशर सेम रहेगा, ρ1H1 बराबर ρ2H2। इनकी मदद से दो अलग अलग तरल पदार्थों के लिए आप लोग बैरोमीटर में प्राप्त होने वाली ऊंचाई को प्राप्त कर सकते हो। चलेगा दोस्त, हाँ जी सर बहुत बढ़िया। बात करें एब्सोल्यूट प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है कि भैया जब हम लोग प्रेशर का मापन करते हैं 0 से, कि भैया एकदम एब्सोल्यूट 0 से आप लोग वैल्यू बताओगे भैया कि 0 की तुलना में प्रेशर कितना ज्यादा है, वो आपका होता है एब्सोल्यूट प्रेशर। अच्छा, क्या बोलते हैं इसको, जीरो प्रेशर की तुलना में, चलेगा, यस सर। और जब प्रेशर का मापन आप लोग कहां से करो, वायुमंडलीय दाब। जब प्रेशर का मापन आप लोग बताओ कि वायुमंडलीय दाब की तुलना में कितना कम है या कितना ज्यादा है, वो आपका क्या होता है, वो आपका होता है गेज प्रेशर। गेज प्रेशर क्या बोलते हैं, जब प्रेशर का मापन है ना वायुमंडलीय दाब की तुलना में, वायुमंडलीय दाब की तुलना में, चल जाएगा दोस्त। तो जी हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सब बात करें मेरे पास क्या है, मैनोमीटर, क्योंकि ये बस एक तरह के सवाल होते हैं। मैनोमीटर कैसे, एक तरह का सवाल है जहां पे आप लोग किसी चैम्बर के अंदर रखी गैस का प्रेशर का मापन कर सकते हो। सर कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट भाई कि स्थिर तरल में एक क्षैतिज तल पे प्रेशर आपका सीमित है, स्थिर तरल के अंदर एक क्षैतिज लेवल पे क्या होता है, प्रेशर मेरे पास सेम चलता है। अच्छा, तो हम कहते हैं कि जब कभी ऐसा क्वेश्चन आए, सबसे नीचे का पकड़ो लेवल, कि भाई देखो एक लेवल ये है, एक लेवल ये है, सबसे नीचे कौन सा, सबसे नीचे वाला, तो सबसे नीचे का लेवल पकड़ो, और देखो भैया क्या दोनों तरफ तरल पदार्थ सेम है, यस सर, जो तरल पदार्थ यहां पर है वही तरल पदार्थ यहां पर है, तो दोनों तरफ का प्रेशर मेरे पास सेम होगा। सब बहुत बढ़िया। तो यहां पे कौन सा प्रेशर है, तो गैस का प्रेशर है, यस सर, तो P1 तो मेरे पास गैस का प्रेशर बनने वाला है। लेकिन बात कर सकते किसकी, P2 की। सब बाहर तो कौन है, हवा, हवा मतलब वायुमंडलीय, नीचे आओगे तो प्रेशर बढ़ेगा, तो ऊपर है वायुमंडलीय, नीचे आए तो ρgH मेरे पास बढ़ जाएगा। अब क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एक क्षैतिज तल पे दोनों तरफ प्रेशर मेरे पास सेम आएगा, तो प्रेशर गैस का कितना मेरे पास बनेगा, ये बनेगा P0 प्लस ρgH। सर जी हाँ, ये आपके सवाल होते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे भी गए हैं, दोबारा भी पूछे आ सकते हैं। मुझे लगता है कि पिछले काफी समय से इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आया है, तो मेरा ऐसा अंदाजा कहता है कि इस बार नीट 2025 में थोड़ा बदलाव करने के चक्कर में यहां से क्वेश्चन आने का चांस बन जाएगा। नीट 2025 में इस बार यहां से क्वेश्चन बनना चाहिए, ऐसा
मेरा मानना है। ठीक है बॉस, चलेगा? हाँ जी सर, बढ़िया है, आगे बात करते हैं। अगर बस के भैया पास्कल का नियम, भैया पास्कल का नियम बोलते हैं भैया, एक मिनट ना, मैं जरा चश्मा ले आता हूँ, थोड़ी आंखें जल रही हैं बच्चे, एक मिनट प्लीज 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 वेट अ मिनट। मैं चश्मा ले आता अब, ठीक है। बात करते हैं, गुरुत्व की अनुपस्थिति में द्रव के भीतर प्रत्येक बिंदु पे क्या आता है, सभी दिशाओं में दाब मेरे पास समान था। हम कहते हैं कि मान लो ग्रेविटी है, ग्रेविटी ही होता है, गुरुत्वीय बल होता है, जिसकी वजह से नीचे आने पर मेरे पास क्या होता है, आपका प्रेशर लगातार बढ़ता चला जाता है। भैया नीचे आओगे पी नॉट प्लस वो चीज बढ़ जाता है, हाँ सर। लेकिन अगर ग्रेविटी नहीं हो, ग्रेविटी नहीं हो तो भैया आपके बर्तन के अंदर जितना भी द्रव है, हर एक बिंदु पे सर क्या है, सेम प्रेशर आएगा, हर एक बिंदु पे क्या है, सेम प्रेशर आएगा। और जो ये प्रेशर है, ये जो प्रेशर है वो सभी दिशाओं में एक समान रूप से आएगा, सभी दिशाओं में एक समान रूप से आपका प्रेशर आएगा। सर ठीक है, बात क्लियर है। अच्छा, अब इसके बाद एक बात हो कि सर मान लो किसी एक बिंदु पे प्रेशर में कुछ बदलाव किया जाए, किसी एक बिंदु पे प्रेशर में कुछ बदलाव किया जाए, तो वो जो बदलाव है वो सभी दिशाओं में बट जाता है। वो क्या है, सभी दिशाओं में एक समान रूप से चेंज हो जाता है। सर क्या बात कर, सच्ची में बताता हूं। बच्चों एक मिनट प्लीज, एक मिनट। ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि मान लो, सिंपल देता हूं आपको एग्जांपल, कि मान लो आप लोग क्या भैया नाव में बैठे हुए हो सर, ठीक है, नीचे से आपका पानी है, ठीक सर। मैं कहता हूं नाव में बैठे हो सर, जी हाँ। अब मैं कहता हूं कि भैया मान लो यहाँ पे आप नाव के नीचे एक पटाखा फोड़ दो, एक बम ले आओ, सूतलिम ले आओ, पटाखा फोड़ोगे तो क्या लहरें उत्पन्न होंगी भैया, प्रेशर चेंज होगा, इसके फटते क्या होगा, प्रेशर चेंज होगा। और वो जो प्रेशर चेंज है वो हुआ तो पानी के अंदर है, लेकिन वो आपको ऊपर फील हो जाएगा, वो आपको फिर ऊपर फील हो जाएगा। सर क्यों? क्योंकि द्रव आपके होने वाले प्रेशर चेंज को हर दिशा में फैला देता है। अच्छा, तो उसी का इस्तेमाल हम लोग कहां करते हैं, आपके हाइड्रोलिक लिफ्ट के अंदर। से बोलते हैं आपका हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक लिफ्ट इसको कहते हैं। तो मतलब लिफ्ट मतलब जहां आप लोग करते हो, भारी भारी चीजों को कम बल लगा के उठा सकते हो, भारी भारी चीजों को कम बल लगा के उसको उठाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल के मान लो सर एक बहुत बड़ी गाड़ी है सर, उसका वजन यहां पर हो, बहुत बड़ी गाड़ी जिसका वजन यहां पर है, और हमने एक छोटू सा बल यहां लगा दिया F1। तो यहाँ का एरिया बहुत छोटा, वहां का एरिया बहुत बड़ा, पर देख पाओगे सर दोनों फिलहाल मेरे पास क्या है, समान तल पर है। हाँ सर, समान तल पर है। तो क्या होता है भैया, जब कभी आप लोग यहां बल लगाते हो, प्रेशर में कोई बदलाव करते हो, वो प्रेशर का बदलाव यहां से सीधा वहां शिफ्ट हो जाता है। अच्छा, तो प्रेशर मेरे पास क्या है, दोनों तरफ चलेगा सेम। यस सर, प्रेशर आपका दोनों तरफ सेम। पहले केस में F1 बटा A1, दूसरे में F2 बटा A2। सर ठीक है, एक काम करो, A2 को A1 कहां भेजो, तो F1 बराबर F2 इंटू A1 बटा A2 होता है। यहां पे क्या होता है, क्योंकि एरिया A1 बहुत ज्यादा छोटा होता है, तो क्या होता है, लगाने वाला बल F1 भी बहुत छोटा था कंपेयर टू F2 के। तो जिस वस्तु को उठाना है उसकी तुलना में बहुत ही कम आपको बल लगाना पड़ता है उसको उठाने के लिए, उसको सरकाने के लिए। ठीक है बॉस, चलेगा? ये मेरे पास क्या, आर्किमिडीज का सिद्धांत मेरे पास होता है। चलेगा बॉस? तो अगर इसके होता है पास्कल का, बस होता है पास्कल का नहीं मेरे पास होता है। अब बात करें आर्किमिडीज, आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या बोलता है, देखो क्या होता है, ये चीज आप सभी ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी फील किया होगा। कैसे क्या होता है, जब कभी किसी वस्तु को द्रव के अंदर डुबोते हो, सर जी हाँ, आपको ऐसा फील नहीं होता कि भाई हाँ उसको कोई चीज बाहर की ओर धकेल रहा है ना, प्लास्टिक की बोल को डाल अंदर, हाथ से सकता कि वो बाहर धकेला जा रहा है, प्लास्टिक की बॉल को, टेनिस की बॉल को पानी के अंदर डालो, आपको ऐसा फील होगा कि हाँ ऐसा कोई बाहर धकेल रहा है। यस सर। या फिर कोई भारी चीज जो पानी में डूब सकता है, उसको आप पानी में उठाओ, आपको चीज हल्की महसूस होती है, आपको वो चीज हल्की महसूस होता है, मतलब जो उसका भार है वास्तव में आपको कुछ और फील होता है। अच्छा, उसका भार सर, हमें सच बात तो है कि कुछ अलग तो फील होता है, कुछ डिफरेंट तो आपको ये फील होता है। सब बात करेक्ट है क्या सर? जी हाँ। तो ये होता क्यों है, ये आपके आर्किमिडीज ने ये बात समझाई। सर क्या बोलता है, इसने कहा कि जब कभी किसी भी वस्तु को पानी में, किसी भी द्रव में डालते, पानी किसी कोई भी द्रव हो सकता है, जब कभी किसी भी वस्तु को किसी भी तरल पदार्थ के अंदर डाला जाता है, तो क्या करता है, तरल पदार्थ उस पे ऊपर की ओर, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर एक आपका बल लगाता है। क्या बोलता है, आपका जो तरल पदार्थ होता है वो ऊपर की ओर एक बल लगाता है, जिसे आप लोग क्या बोलते हो, आप बोलते हो उसको बायोंसी फोर्स, उत्प्लावन बल। अच्छा, उत्प्लावन बल, और से कितना होता है, उत्प्लावन बल का जो मान होता है ये होता है हटाए गए तरल पदार्थ के भार के समान। सर हटाया गया तरल मतलब, देखो अगर मैं कोई भी चीज को तरल के अंदर डालूंगा
तो ये अपनी कोई जगह घेरेगा। तो इसने उस तरल की कितनी जगह घेर लिया उसके भार के बराबर मेरे पास क्या ये बल आएगा। अच्छा, तो मैं कह रहा हूं कि हुआ क्या कि मान मेरे पास बर्तन है, यस सर, यहां मेरे पास क्या पानी भरा हुआ है, ओके सर। मैं कहता हूं कि मान ले मैंने इसमें कोई वस्तु डाल दी, मान ले कि मैंने इसमें किसी वस्तु को डाला, डाल दो, तो क्या बोलते हैं कि इस वस्तु ने तरल की कितनी जगह घेर ली, इस भाग के भार के बराबर मेरे पास आपका बल आएगा। सर कौन सा, उत्प्लावन बल। अच्छा, तो ये मेरे पास बल है। तो वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव के भार के समान मेरे पास ये बल आता है। ठीक है सर, कहां आता है, हमेशा ऊपर की ओर, है ना, हमेशा हमेशा ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, हमेशा ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। क्या ये बात सबको क्लियर है? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। मुझे इसमें किसी तरह की कोई समस्या, टेंशन, दुख दर्द वाली बात नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उत्प्लावन का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है मेरे पास रो लिक्विड वी डेंसिटी वी डी इंटू जी। सर ये क्या होता है, रो एल का मतलब होता है द्रव का घनत्व, जिस द्रव में आपने इसको डाला है। सर बहुत बढ़िया। सर वीडी, सर वीडी मेरे पास वो आयतन जो आपने विस्थापित किया। सर कौन सा, ये वाला, ये विस्थापित आयतन। तो जी हाँ, इसको आप लोग क्या बोल रहे हो, वीडी कहते हो। अच्छा है सर, ये है मेरे पास वीडी, देख ना, लाल रंग करते हैं, लाल रंग, वीडी, यही है मेरे पास विस्थापित आयतन। चलेगा। अच्छा, और जी तो आपको पता ही है। तो जी हाँ चलेगा। अब क्या होता है भैया कि इसमें क्या है, बहुत लिमिटेड वैरायटी के क्वेश्चन अपने एग्जाम बनते हैं, बहुत ही ज्यादा लिमिटेड वैरायटी के क्वेश्चन मेरे पास बनते हैं। एक सिंपल सी बात बोलते हैं कि यदि आपके द्रव का, लिक्विड का जो डेंसिटी है वो वस्तु, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या बोलते हैं, वस्तु घनत्व, वस्तु का घनत्व। तो हम ये कहते हैं कि सर अगर लिक्विड का डेंसिटी वस्तु के घनत्व से ज्यादा होता है तो हमारे पास क्या होता है, वस्तु तैरता है, वस्तु सतह पे फ्लोट करता है, लेकिन कुछ हिस्सा उसका हमेशा पानी के अंदर रहता है। जैसे कि मैंने यहां लिखा है। सर जी हाँ, कुछ भाग अंदर है, कुछ भाग बाहर है। सर जी हाँ, क्या बोलते हैं, ऐसी अवस्था में वस्तु सतह पे तैरता है जिसका कुछ भाग होता है अंदर, कुछ भाग होता है बाहर। तो हम ये कहते हैं कि अंदर वाला जो भाग मेरे पास होता है उसको बोलते हैं वी डिस्प्लेसमेंट, कितना आयतन विस्थापित किया गया है। और V होता है कुल आयतन, तो बाहर कितना आएगा, कुल आयतन में से अंदर वाले को हटा दो, आपको ये मिल जाएगा। हाँ सर, अब जनरली वो क्या करता है, इन और आउट की बातें बहुत करता है कि भैया अंदर कितना है, बाहर कितना है, कुल आयतन का कितना भाग अंदर है, कुल आयतन का कितना भाग बाहर है, अंदर बाहर का अनुपात कितना है। अच्छा, ऐसे बात करेगा। सुनो तो सिंपल फॉर्मूला क्या है, सिंपल फॉर्मूला कि भैया अंदर कितना आयतन है बटे कुल आयतन, की भैया कुल आयतन का कितना हिस्सा अंदर की ओर है। तो भैया अंदर भाग कम है, कम है। सर कौन सी डेंसिटी कम था, ऑब्जेक्ट का डेंसिटी कम है, तो भैया जो कम है वो ऊपर और जो ज्यादा है वो नीचे। अच्छा, कितना भाग अंदर है, कुल आयतन का। सब मेरे को चाहिए बाहर वाला। सब बाहर वाला कैसे निकालोगे, सब बाहर वाला निकाला था टोटल माइनस अंदर वाला, तो टोटल माइनस अंदर वाला, रो लिक्विड रो ऑब्जेक्ट अपॉन रो लिक्विड। सब बहुत बढ़िया। तो बोले वी इन वी आउट। सर अंदर कितना है, सर अंदर तो मेरे पास रो ऑब्जेक्ट है। सर बाहर कितना है, वो टोटल माइनस अंदर वाला है, तो उसका अनुपात निकालें। तो जी हाँ, डायरेक्टली यहां इसके क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं और काम के सवाल होते हैं, आने का चांस थोड़ा रहता है। ठीक है चलेगा। जी हाँ सर, बात करें तो ऐसे इसका एक सेकंड केस भी हमारे पास बनता है। क्या बोलता है, सेकंड केस में हमसे बोला गया क्या, यदि इस बार तरल का घनत्व मेरे पास कम है वस्तु के घनत्व से, मेरे पास क्या है, वस्तु का डेंसिटी ज्यादा है, तो वह क्या है, वस्तु की डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से आपकी वस्तु डूब जाता है। सही है, डूबेगा। अब डूबेगा तो ऐसी अवस्था में जब वस्तु पानी के अंदर डूबता है आपको वो हल्की महसूस होता है, हल्का महसूस होता है, होता नहीं है, महसूस होता है, तो आपको उसका भार कुछ और फील होता है, तो वो आभासी भार। आभासी भार भैया अंग्रेजी में इसको बोलते हैं अपरेंट वेट। इसको अंग्रेजी में इसको कहा जाता है अपरेंट वेट, अपरेंट वेट को कहते हैं। ठीक है, तो W डैश कि भैया W माइनस एफ। W क्या है, W आपका वास्तविक भार या आपका उत्प्लावन बल। ठीक है, W कितना होता है mg, उत्प्लावन बल कितना पास होता है आपका FB। रखो भैया, जब FB का मान बताऊं, सर FB कितना होता है, FB वस्तु का घनत्व कुल आयतन V इंटू जी। अरे हो गया, देखो वस्तु का भार, वस्तु का भार क्या, वस्तु का घनत्व ओ इसका आयतन V इंटू जी।
सर उत्प्लावन बल, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, अब सर पूरी वस्तु डूब गया तो विस्थापित आयतन कुल आयतन के बराबर होगा, इनटू जी होगा। दोनों में से आपका वीजी कॉमन लेंगे, सब बचा कौन सा हमारे पास, ये बचेगा, चल जाएगा। तो जी हाँ जी हाँ जी हाँ, एक बात याद रखेंगे कि आपका जो टोटल आयतन होता है वो वस्तु के घनत्व से ही निकलेगा। तो टोटल आयतन वस्तु का, टोटल आयतन किसका भैया, वस्तु का, तो वस्तु का आयतन उसका द्रव्यमान बटे उसका घनत्व, वस्तु का द्रव्यमान बटे वस्तु का घनत्व, ठीक है, वस्तु का द्रव्यमान बटे उसका घनत्व, जी हाँ जी हाँ जी हाँ। अच्छा, तो हम बोलते हैं लॉस इन द वेट, बोले तो भार में कमी, भार में कमी क्यों आई है, सब भार में कमी आया है आपका उत्प्लावन बल के कारण। भैया उत्प्लावन बल जितना होगा भार में उतनी ही कमी आपको देखने को मिलेगा। तो रो लिक्विड V इंटू जी, वी का वैल्यू वो रहा, चाहो तो यहां पे रख सकते हो, कितना बचेगा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू mg। ये बात दिमाग में थोड़ा सा रखेंगे सेट, चल जाएगा दोस्तों। सर जी हाँ जी हाँ जी हाँ, मेरे हिसाब से इसमें हमें किसी तरह का कोई भी समस्या नहीं होना चाहिए, चलेगा दोस्त। तो जी हाँ जी हाँ जी हाँ। अच्छा, बात करते हैं, क्या बोलते हैं, डूबने वाली को तैरने वाले पर, हाँ, डूबने वाली को तैराने पर, समझना कि मान लो कोई ऐसा वस्तु है, कोई ऐसा वस्तु जो तरीके से डूबना चाहिए, है ना, है ना, क्या है, डूबना, जैसे कि सर पत्थर होता है, हाँ सर पत्थर डूबता है ना, सुई डूबती है ना, हाँ सर मैं कह रहा हूं कि ऐसी कोई भी वस्तु, सिक्का हो गया, पत्थर हो गया, कंकड़ हो गया, हाँ सर ये चीजें पानी में डूबती हैं, लेकिन अगर आप इनको जबरदस्ती तैरा दो तो ये कैसे पॉसिबल है, इनको फ्लोट कैसे करवाओगे, इसे तो तैर ही नहीं सकती हैं। अरे बाबा, नाव के ऊपर रख दे, यस सर, नाव के ऊपर रख दोगे तो ये तैर जाएगा, बिल्कुल सही बात। तो हम ये कह रहे हैं कि जब कभी आप लोग डूबने वाली वस्तु को तैराने पर, है ना, डूबने वाली वस्तु को तैराने पर द्रव का विस्थापित आयतन बढ़ता है, मतलब कि कोई भी ऐसी चीज जिसको मैं नॉर्मल डालता पानी में डूब जाती, कुछ वो आयतन घेरता, लेकिन मैं अगर उसको तैरा दूं, अगर मैं उसको तैरा दूं तो वो ज्यादा आयतन विस्थापित करेगा। और याद रखें, जितना ज्यादा आयतन विस्थापित होता है उतना ही ज्यादा मेरे पास क्या होता है, द्रव का लेवल बढ़ जाता है। समझते हो कि भैया आपने द्रव को विस्थापित किया, पानी ऊपर आता है, और हाथ अंदर डालो और ऊपर आता है। अच्छा, तो जितना ज्यादा आयतन विस्थापित करोगे द्रव का लेवल मेरे पास उतना बढ़ जाता है। तो ये बात कर रहे हो, समझना कि मानो कंकड़ है, कंकड़ को अगर डायरेक्ट पानी के अंदर डालूं तो विस्थापित आयतन Vd1 कह दो, लेकिन उसी कंकड़ को नाव में रख दूं तो भैया वो तो तैरेगा, तो इस अवस्था में क्या है, विस्थापित आयतन पहले से ज्यादा होगा, विस्थापित आयतन पहले से ज्यादा आएगा। तो भाई अकेला तो विस्थापित कम करता, लेकिन नाव के साथ ज्यादा विस्थापित करेगा, मतलब कि इस कंडीशन में नाव के साथ में लेवल ज्यादा रहता है पानी का, और खुद अकेले में लेवल मेरे पास कम रहता है। सब बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। और ये कुछ काम का पॉइंट है कि बर्फ, कि मान लो बर्फ को आपने डाल रखा पानी के अंदर, बर्फ को डाला हुआ है पानी के अंदर, अब अगर बर्फ पिघल जाए तो द्रव के स्तर पे क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आपका बर्फ पिघल के पानी बन जाता है, द्रव के स्तर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना पहले था बाद में भी हमारे पास वो उतना ही रहता है। चलेगा बॉस, हाँ जी सर, बढ़िया, वेरी गुड। चलो भाई, बात करें अब आपका फ्लूइड डायनेमिक्स। डायनेमिक्स का मतलब होता है जहां पर द्रव का प्रवाह होना शुरू हो चुका है। अब मेरे पास क्या है, तरल बह रहा है, चलने दो सर, ठीक है, तरल का प्रवाह मेरे पास हो रहा है। अब तरल के प्रवाह भैया मेरे पास होता है अलग अलग तरह के, तरल के प्रवाह हमारे पास भैया होते हैं अलग अलग तरह के। सर मेरे पास क्या है, धारेखीय प्रवाह, धारेखीय प्रवाह को हम लोग बोलते हैं अंग्रेजी में आपका लेमिनार फ्लो, लेमिनार फ्लो इनको कहते हैं। सर क्या होता है इनमें, क्या बोलते हैं, क्या हिंदी में बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रीमलाइन का बोलते हैं हिंदी में, स्ट्रीमलाइन का बोलते हैं धारेखीय प्रवाह। रुको यार, इसका नाम क्या था, रुकना, मैं थोड़ा नाम भूल रहा हूँ उसका, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। धारेखीय प्रवाह, धारेखीय प्रवाह को क्या बोलते हैं, ओहो, तौबा तौबा तौबा, ऐसे कैसे काम चलेगा भाई। रुको रुको रुको, हम्म,
कहाँ गया बढ़िए, धारा रेखा बोलते हैं इसको, ठीक है। ठीक है, ठीक है। क्या बोलते हैं, धारा गिरवा क्या कहते हैं, जब द्रव के कण, द्रव के कण सुपरिभाषित, सुपरिभाषित, सुपरिभाषित समांतर, समांतर, समांतर धारा रेखाओं में गति करते हैं, गति करते हैं, तो उस तरह के प्रवाह को क्या बोलते हैं, धारा की प्रवाह कहते हैं, ठीक है। प्रवाह करते हैं सर, ठीक है, चलेगा सर। कैसा, देखो एकदम समांतर, एक कण यहां पर है तो दूसरा इसी लाइन के समांतर, तीसरा इसी के समांतर। स्ट्रेट होना जरूरी है क्या, नहीं, सही, ऐसे भी चलेगा। अगर घुमावदार है तब भी मेरे पास क्या, समांतर, लेकिन वेल डिफाइंड होता है क्या, कि बस एक निश्चित पाथ है मेरे पास, उसी पे लगातार वो चलते हैं समांतर धारा रेखाओं के रूप में। सर धारा रेखा बोले तो धारा रेखा वह पथ होता है जिसपे आपका द्रव का कण गति कर रहा है। धारा रेखा वह पथ होता है जिसपे आपके द्रव के कण गति कर रहे हैं। चलो ठीक है, मेरे पास क्या होता है सर, मेरे पास ये विक्षुब्ध है ना भाई, इसका बिल्कुल उल्टा, जब जब द्रव के कणों का प्रवाह, प्रवाह बोलते हैं रैंडम हो, रैंडम हो, रैंडम समझते हो, भाई कोई ऑर्डर नहीं है, कहीं भी जा रहा है, आगे पीछे ऊपर नीचे लेफ्ट राइट कहीं भी जा रहा है, विक्षुब्ध भैया, कोई फिक्स नहीं है, ठीक है, तो बोलते हैं आप लोग विक्षुब्ध प्रवाह सर, ठीक है। तो जब जब मेरे पास वेग कम होता है तो ये होता है, वेग ज्यादा होता है तो आपको ये देखने को मिलता है। जनरली इसको डिफाइन करते हैं किससे, रेनॉल्ड्स से। अगर रेनॉल्ड संख्या का मान 2000 से कम है, मेरे पास क्या है, हेलो हेलो हेलो, हाँ, अगर मेरे पास क्या है, रेनॉल्ड संख्या का नंबर अगर मेरे पास 2000 से कम है, भैया दिख रहा हूं ना, हाँ दिख रहा हूं, ठीक है। अगर आर का मान 2000 से कम होता है तो आप इसको क्या बोलते हो, लेमिनार बोलते हो। और अगर इसका मान मेरे पास क्या है, 4000 से ज्यादा होता है, कुछ बुक्स में 3000 भी लिखा हुआ है, ठीक है, कुछ बुक्स में 3000 भी लिखा हुआ है, तो आप जनरली 4000 बोलते हैं। 4000 से अगर मेरे पास ज्यादा होता है तो आप इसको बोलते हो टर्बुलेंट बोलते हो, विक्षुब्ध प्रवाह बोलते हैं, ठीक है बॉस, चल जाएगा सर जी। हाँ, बात करें संपीड़ीय, संपीड़ीय प्रवाह क्या होता है, तो संपीड़ित में नाम से ही क्लियर है, तो नाम से क्या क्लियर भैया, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं कंप्रेसिबल फ्लो। कंप्रेसिबल फ्लो कि भैया जिसको कंप्रेस कर सकते हो, जिसको कंप्रेस कर सकते हो, कि भैया ऐसा प्रवाह जिसका डेंसिटी रो मेरे पास क्या है, कभी भी कांस्टेंट नहीं होता है। मतलब कि जब आपका द्रव का प्रवाह होता है तो आपका अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग आपको घनत्व मिलता है, उसको बोलते हैं संपीड़िय प्रवाह। और अगर बोले असंपीडिबल तो इनकंप्रेसिबल, इनकंप्रेसिबल को कहते हैं इनकंप्रेसिबल। अच्छा अरे रुको, इनकंप्रेसिबल, इनकंप्रेसिबल जिसको कंप्रेस नहीं कर सकते हो, मतलब कि ऐसा प्रवाह जिसमें हर एक बिंदु पे क्या है, आपका डेंसिटी क्या है, कांस्टेंट है। सभी बिंदुओं पे मेरे पास क्या है, द्रव का प्रवाह हो रहा है, तो किसी भी बिंदु को पकड़ लो, हर जगह पे मेरे पास क्या डेंसिटी सेम होता है, सो क्या बोलते हो आप लोग, इनकंप्रेसिबल फ्लो। चल जाएगा। अच्छा सर नियत प्रवाह, नियत प्रवाह को भैया अंग्रेजी में कहते हैं, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं स्टडी फ्लो, स्टडी फ्लो इसको कहता है। तो स्टडी फ्लो का मतलब क्या होता है, स्टडी फ्लो का मतलब होता है जो समय के साथ ना बदले। क्या बोलते हैं, जब जब किसी बिंदु पर, जब किसी बिंदु पर द्रव, किसी बिंदु पर द्रव का, द्रव के प्रवाह का वेग, का वेग समय के साथ ना बदले, समय के साथ न बदले, आप उसको क्या कहते हो भैया, नियत प्रवाह, स्टडी फ्लो। और हमारे पास क्या है, अनियत, अनियत को भैया अंग्रेजी में कहते हैं अनस्टडी फ्लो। अनस्टडी फ्लो भैया नाम से ही क्लियर है ना, नाम से ही क्लियर है कि भैया अगर इसमें समय के साथ प्रवाह चेंज नहीं होता तो इसमें चेंज होता है। अच्छा, समय के साथ, समय के साथ, समय के साथ
किसी बिंदु पर, समय के साथ किसी बिंदु पर प्रवाह का वेग बदलता है, बदलता है। बहुत बढ़िया, चलेगा, शाबाश शाबाश। याद करता हूं घूर्णित प्रवाह। मैं घूर्णित को भैया हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं रोटेशनल फ्लो। रोटेशनल फ्लो क्या बोलते हैं भैया? इसमें क्या होता है भैया? द्रव के जो कण होते हैं, द्रव के कण प्रवाह के साथ साथ, ये बोले प्रवाह के दौरान घूर्णन करते हुए गति करते हैं। ठीक है। और सर अघूर्णित, नाम से क्लियर भैया, जिनमें घूर्णन नहीं हो, जिनमें कणों का घूर्णन नहीं हो। अच्छा देखो, मेरे पास कण से गति कर रहा है, हाँ सर, यहाँ पार्टिकल रहा होगा। अब ये पार्टिकल चलने के साथ साथ घूर्णन करता है, तो घूर्णित ना करे तो ना अघूर्णन, जिसमें घूर्णन नहीं हो वो अघूर्णित प्रभाव बन जाएगा। सर बहुत बढ़िया, चलेगा। हाँ सर, ये मेरे पास क्या होता है, अलग अलग तरह के प्रभाव आपको देखने को मिल जाते हैं। अच्छा, अब मेरे पास क्या है, इनका नाम जानना जरूरी क्यों होता है? क्योंकि इनके आधार पे हम लोग आगे काफी सारे टॉपिक इनमें पढ़ते हैं, इनका नाम बहुत इस्तेमाल होता है, तो आपको उनका मतलब पता होना चाहिए। बस समझते सर। एक तो चला संतत्यता का समीकरण, भैया अंग्रेजी में इसको बोलते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन। क्या होता है इसको? कंटिन्यूटी इक्वेशन। अरे चल जा बा, कंटिन्यूटी इक्वेशन, कंटिन्यूटी इक्वेशन इसको कहते हैं, समझेंगे सर? ठीक है, सातत्यता का समीकरण। सर भैया पहली बात तो ये जो समीकरण है ये आपका द्रव्यमान संरक्षण पे आधारित होता है। सर क्या बोलता है कि मान लो किसी भी पाइप की बात करें, तो किसी भी पाइप या किसी भी जो मेरे पास प्रवाह जहां पे हो रहा है, तो जितना प्रवाह एक सेक्शन पे एंटर करता है, जितना मेरे पास प्रवाह अंदर आता है द्रव्यमान का, उतना मेरे पास बाहर भी निकलना चाहिए। क्या बोलते हैं कि मान लो मेरे पास कोई पाइप है, सजी है एक पाइप है, पाइप का जो क्रॉस सेक्शन जो उसका एरिया वो असमान है, फिर भी हम ये कहते हैं कि भाई जितना द्रव्यमान आपका यहां से अंदर जा रहा है, उतना द्रव्यमान यहां से एकांश में बाहर आना चाहिए। तो ये m के ऊपर बिंदी क्यों है? m के ऊपर बिंदी आपको ये दिखाता है द्रव्यमान प्रवाह की दर। अच्छा, ये दिखाता है आपको कितना, dm/dt के भैया एकांश में कितना द्रव्यमान अंदर चला गया और कितना मेरे पास बाहर आ गया। अच्छा, तो m.in बराबर m.out, ठीक है। dm/dt अंदर कितना आ गया, dm/dt बाहर कितना आया। अब ये जो चीज होता है ये हमने आपको NLM में बताया था, न्यूटन के गति के नियम। जी हाँ, वहां पे वाटर जेट वाला केस। जी हाँ वही कैसे। तो रो ए वी, रो क्या होता है? द्रव का घनत्व, ए होता है एरिया पाइप का, वे क्या है? आपके द्रव का वेग। बहुत बढ़िया। तो रो 1 A1 V1 बराबर रो 2 A2 V2। तो ये तो है आपका मेन फॉर्मूला कंटिन्यूटी इक्वेशन का, संतत्यता का समीकरण। लेकिन ज्यादा फेमस फॉर्मेट भैया इसका ये होता है क्या, कि यदि द्रव मेरे पास क्या असंपीडीय होता है। सर असंपीडीय मतलब जिसका घनत्व चेंज नहीं होता है, हमेशा सेम रहता है, तो रो 1 बराबर रो 2। अच्छा, तो रो 1 रो 2 कट जाएंगे, तो A1 B1 बराबर A2 B2 मेरे पास होता है। ये बात दिमाग में सेट रखना, और इससे बात क्लियर भी है। इससे आपको काफी सारे पॉइंट समझ में आते हैं। सर कौन से पॉइंट समझो? क्या बोलता हूं सर, इसके हिसाब से कि भाई जहां पे एरिया ज्यादा होता है वहां पे वेग कम आता है, और जहां पे एरिया कम होता है वहां पे वेग ज्यादा होता है। आपने कभी ट्राई किया है कि भैया पाइप के मुंह को आगे से बंद कर दो तो एरिया कम कर दिया, एरिया कम कर दोगे तो पानी में पास वहां तेजी से बाहर निकलता है। क्लियर है क्या? सर जी हाँ, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। सर ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक भाई यहाँ पे क्या, बर्नौली का समीकरण। बर्नौली का जो समीकरण है वो आपका ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। क्या बोलते हैं? ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे हमारे पास ये आधारित समीकरण होती है। क्या बोलता है कि जब कभी कोई भी द्रव का कण किसी धारा रेखा पे गति करता है, तो जब तक वो उस धारा रेखा पे गति कर रहा है उसकी कुल ऊर्जा हमेशा संरक्षित रहेगी। जब कभी द्रव आपका किसी एक धारा रेखा पे गति कर रहा है तो मेरे पास क्या सर, उसकी ऊर्जा हमेशा संरक्षित रहेगी। अच्छा, अब बर्नौली का नियम सर भले लगाने को लगा तो रहे भैया, इसके लिए कुछ कंडीशन फिक्स है। सर क्या? मेरे पास जो फ्लूइड का फ्लो है, जो मेरे पास प्रवाह है, मेरे पास जो द्रव का प्रवाह की हम लोग बात कर रहे हैं, तो यह प्रवाह हमारे पास कैसा होना चाहिए? सबसे पहला कि सर एक तो ये स्टडी फ्लो हो, नियत प्रवाह जो समय के साथ चेंज ना हो, स्टडी होना चाहिए। स्टडी के बाद मेरे पास क्या है, ये आपका होना चाहिए इनकंप्रेसिबल, असंपीडीय। ठीक है भाई, डेंसिटी हमेशा सेम रहे, कंप्रेसिबल है,
इनकम्प्रेसिबल, ठीक है। नंबर 3 से कौन सा आपका इररोटेशनल, कि जब मेरे पास द्रव का प्रवाह होता है तो जो उसके कण हैं उनमें घूर्णन ना हो, इररोटेशनल फ्लो होना चाहिए। ओके सर। और नंबर 4 एक और भी तो है भैया, कौन सा रह गया, लेमिनार। मेरे पास जो फ्लो है वो कैसा, लेमिनार हो, तो भैया ऐसी अवस्था में ऊर्जा की कभी हानि नहीं होता है। ये 4 कंडीशन होती है तब जाके आप लोग बर्नौली समीकरण लगा सकते हो, ठीक सर। अब सर कौन कौन सी एनर्जी हम लोग यहाँ पे देखते हैं सर। एक होता है आपका प्रेशर एनर्जी। प्रेशर एनर्जी भैया कि प्रेशर ने बल लगाया, बल के जैसे विस्थापन हुआ तो कार्य आया, तो वही मेरे पास ऊर्जा क्या बनता है, प्रेशर एनर्जी। एक गति के कारण गतिज ऊर्जा, ओके सर। और एक ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण के कारण आपका क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी, आपका स्थितिज ऊर्जा। इन तीनों का टोटल कितना होता है, कांस्टेंट होता है। आप सबके फॉर्मूले, प्रेशर एनर्जी का फॉर्मूला प्रेशर इनटू वॉल्यूम, है ना, वॉल्यूम है। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, वी क्या होता है, वेग। पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच, सजी हाँ, ये आपका टोटल एनर्जी मेरे पास क्या बेसिक फंडामेंटल फॉर्मूला है। तो बर्नौली का मेन समीकरण तो भाई ये है, लेकिन हम लोग ज्यादातर इस्तेमाल भैया इसका करते हैं। देखो बात सुनिएगा, मैं इस समीकरण में देखो, अगर इस समीकरण में आयतन का भाग दे दूं, तो देखो आयतन तो पीवी बटा वी, पी रह गया, एम बटा वी आयतन घनत्व हो गया, है ना, एम बटा वी, यहाँ पे रो आएगा, वो भैया रो छूट गया, रो जी एच, ये आएगा। तो मेरे पास क्या है, ये जो हमने सर लिखा हुआ ये आपका एनर्जी प्रति एकांक आयतन है। अच्छा, ये है आपका प्रति एकांक आयतन, प्रति एकांक प्रति एकांक आयतन, प्रति एकांक आयतन चलेगा दोस्त। हाँ सर, P प्लस 1/2 रो वी स्क्वायर प्लस रो जी, सर ठीक है, डन है। और मेरे पास क्या है, अगर उसी ऊर्जा को आप लोग सर प्रति इकाई भार निकालो, भार समझते हो, बटे mg, तो बटे mg करना, तो जो आपको ये समीकरण मिला है ये वाला, जिसको हम लोग सबसे ज्यादा यूज करते हैं, ये होता है प्रति इकाई भार, प्रति इकाई भार इसको कहेंगे। प्रति इकाई भार आपकी ऊर्जा है सर, ठीक है, चलेगा। अच्छा, अब जिसमें एक एक टर्म लिखा है, जरा इनका कुछ मतलब होता है, हम लिख देते हैं एक बार कि भैया पी बटा रो जी, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में प्रेशर हेड, इसको कहा जाता है। तो हिंदी में बोलते हो, हिंदी में इसको बोलते हैं दाब शीर्ष, दाब शीर्ष इसको कहते हैं, चलेगा। अच्छा सर, ये क्या है, वी स्क्वायर बटा 2g, भाई ये आपका होता है वेलोसिटी हेड, हेड क्या बोलता है इसको, इसको हम लोग क्या कहेंगे, आपका वेग शीर्ष, वेग शीर्ष इसको कहा जाएगा। अच्छा, और अगर हमारे पास क्या है एच, इसको हम लोग बोलते हैं डेटम हेड या ग्रेविटी हेड बोलते हैं, है ना, ग्रेविटी हेड बोलते हैं, गुरुत्व शीर्ष बोलते हैं इसको, ग्रेविटी हेड भी इसको कहा जाता है। चलेगा भैया, हाँ जी सर, चलेगा, दौड़ेगा, शानदार। अच्छा, तो ये बातें थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। अच्छा है सर, अच्छा है सर। अब बर्नौली से जुड़ी हुई एक खास बात है जो आपको थोड़ा याद रखना है, या आपके बर्नौली पे आधारित काफी सारे सवाल होते हैं जिन पे ये प्रिंसिपल काम करता है भैया। एरोप्लेन का उड़ना, आपके जब जाते हो ना बाल कटाने के लिए, है ना, नाई के पास, वो जो फुसफुस यूज करता है, उसमें यही कॉन्सेप्ट यूज होता है। आपकी जब बहुत तेज हवाएं चलती हैं, छत पे लगे हुए टिन के शेड उड़ जाते हैं, हाँ सर, वो सब आपके इसी पे बेस्ड होते हैं ना। बॉलर स्विंग करवाता है बॉलिंग की, हाँ से भाई इन स्विंग होता है, आउट स्विंग होता है, रिवर्स स्विंग होता है। जब हम लोग खेलते हैं फुटबॉल, फुटबॉल में किक मारते हैं, बनाना किक, यस से पूरा घूमता जाता है, वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपके इसी पे होते हैं आधारित। क्या बोलता है भैया, हम जानते हैं कि आपकी सांतत्यता की समीकरण के आधार पर a इंटू वी क्या है, कांस्टेंट। सर a क्या है एरिया, v क्या है वेग, तो जहां पे एरिया ज्यादा होता है वहां पे वेग मेरे पास कम आता है। अच्छा, मैं कहूं कि एक हॉरिजॉन्टल बात करता हूं, एक हॉरिजॉन्टल लेवल के लिए मेरे पास h तो हो जाएगा कांस्टेंट, तो आपकी बर्नौली समीकरण से h जो कांस्टेंट उसको तो हटा दो। मेरे पास क्या है, बर्नौली समीकरण में जो आपका h कांस्टेंट है उसको तो हटा दिया जाए, बचा कौन, p बटा रो जी प्लस v स्क्वायर बाय 2g। अब ये पूरा योग मेरे पास क्या है, कांस्टेंट है। अब अगर ऐसे में वेग को कम किया जा रहा है तो वेग के कम होने से गतिज ऊर्जा कम होगा, टोटल ऊर्जा संरक्षित रखने के लिए प्रेशर अपने आप को बढ़ाएगा। तो बहुत बढ़िया, तो जहां पे वेग कम होता है वहां पे प्रेशर ज्यादा देखने को मिलेगा। अच्छा, अब सब प्रेशर ज्यादा है, जहां वेग कम वहां पे प्रेशर मेरे पास ज्यादा है। अच्छा, तो हम ये कह रहे हैं इनडायरेक्टली एरिया ज्यादा
तो प्रेशर ज्यादा। एरिया ज्यादा जहां पे होगा वहां पे प्रेशर ज्यादा होगा, जहां पे एरिया कम होगा वहां पे प्रेशर कम होगा। कब? जब H का वैल्यू मेरे पास क्या है? कांस्टेंट है। अच्छा, इस छोटे से कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल आपके कई सारे एग्जाम्पल में होता है, ये हमने क्लास में बहुत तमीज से पढ़ाया हुआ है, इस बात पर ध्यान रखिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। एक सिंपल देता हूं एग्जाम्पल कि भैया आपका होता ना एरोप्लेन, यस सर, एरोप्लेन होता सर, जी हाँ। एरोप्लेन की संरचना आप लोग हमेशा ऐसी ही बनाते हो कि भैया नीचे वाला भाग आपका ज्यादा लंबा होता है, तो क्या होता है? चलिए ऊपर वाला, तो मेरे पास आएगा यहाँ पे हवा आएगी, यस सर, हवा का कुछ हिस्सा ऊपर से गुजरेगा, सब कुछ हिस्सा यहां से गुजरेगा। देख सकते हो भाई, ऊपर का भाग लंबा है, ऊपर का भाग लंबा है तो वहां पे वेग बाय डिफॉल्ट ज्यादा रखते हैं, यहां पे वेग अपने आप कम हो जाता है। किसका? हवा का, क्योंकि जितना आएगा उतना बाहर निकलेगा। अब जहां पे वेग ज्यादा, जहां पे वेग मेरे पास क्या है, जहां वेग ज्यादा होगा इसके हिसाब से वहां पे प्रेशर कम होगा, ओके। और यहां प्रेशर मेरे पास ज्यादा होगा तो P1 कम है, P2 ज्यादा है, तो इसकी वजह से क्या होता है, जहां प्रेशर ज्यादा है उसकी वजह से ओवरऑल ऊपर की ओर बल आता है, प्रेशर का डिफरेंस इनटू एरिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो वहां से कभी आपसे अगर प्रेशर का डिफरेंस पूछे सर इन समीकरणों से, तो डेल्टा P कितना पास आएगा? ये 1/2 तो V1 का स्क्वायर माइनस V2 का स्क्वायर। सर V1 कौन सा? बड़ा वाला, सिंपल सी बात है, V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर। और आपसे पूछे बल कि भाई कितना बल मेरे पास आएगा, वो प्रेशर का डिफरेंस इनटू एरिया, यही मेरे पास काम करता है। यही कॉन्सेप्ट आपका टिन शेड की जो छत होती है उनको उड़ने में काम करता है, चलेगा? हाँ सर चलेगा। अच्छा, अब भैया इन्हीं से जुड़ा, बर्नौली से जुड़ा कुछ छोटे मोटे कॉन्सेप्ट हमारे पास और भी। सर कौन सा? बहिस्राव का वेग, क्या बोलते हैं इसको, कि भैया एक टंकी है, टंकी में आपने कर दिया छेद, बहिस्राव का वेग, कि भैया टंकी में छेद कर दिया तो उस टंकी से निकलने वाले द्रव का वेग क्या होगा, कितना दूर गिरेगा, कितने समय में गिरेगा। हाँ सर, तो टंकी है, पानी भर रखा है, यस सर, यहां पे कर दिया होल, तो पानी के मुक्त तल से h गहराई पे आपका क्या है? होल है भैया, मुक्त तल है, यहां से h गहराई पे आपने होल कैसा, कितना? h1 पे, तो भाई निकलने वाला वेग का फॉर्मूला फिक्स है, कितना? √2gh1। जितनी गहराई पे आपका छेद है वही ऊंचाई मेरे पास यहाँ पे आएगा, गहराई, चलेगा? अच्छा सर, जब द्रव मेरे पास जब द्रव यहां से बाहर निकलेगा तो ऐसे ऐसे करता हुआ कहां? नीचे गिरेगा, यस सर। तो हम जानते हैं कि ये h गहराई गिरेगा, देख पा रहे होगा कि प्रारंभिक वेग y दिशा में कितना है? 0 है। आपको याद करते हैं मोशन इन 2D में ये बताया था कि भैया किसी वस्तु को क्षैतिज फेंकते हो तो उसका y वेग प्रारंभ में 0 आता है, तो नीचे गिरने का समय √2h/g होता है। तो कितना गिरना है सर? गिरना है मुझे h2 के बराबर, तो 2h2/g, यस सर। और इतने टाइम में क्षैतिज में कितना दूरी, कितना परास चलेगा, रेंज कितना आपका, वेग इनटू ये करोगे तो सॉल्व करने पे कितना आता है? 2√h1h2। तो h1 क्या है? h1 मुक्त सतह से गहराई छेद की, h2 निचले सतह से ग्राउंड से उसका ऊंचाई h2। सर बहुत बढ़िया, डायरेक्ट उसके आप रखना। सर रेंज का अधिकतम मान कब मिलेगा? रेंज का मान आपको अधिकतम तब मिलेगा जब मेरे पास h1 बराबर h2 होता है। अच्छा, तो ऐसी कंडीशन में रेंज आपको मिलता है सबसे ही ज्यादा, और जब वो मान यहां पर रखोगे तो या तो 2h1 कह सकते हो या 2h2 या कुल ऊंचाई का सिंपल आधा। चल जाएगा दोस्त? सजी हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुल ऊंचाई मतलब मुक्त सतह का ग्राउंड से ऊंचाई, ठीक है दोस्त, चल जाएगा? सजी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। मेरे हिसाब से आप लोगों को इसमें कोई समस्या, टेंशन, दुख दर्द नहीं होना चाहिए। अब भैया टैंक के खाली होने का समय, टंकी के खाली होने का समय हमसे पूछा गया है, टंकी के खाली होने का समय हमसे पूछा है। भाई बात करते हैं कि मान लो हमने वही सवाल पिछला वाला कि भैया हमने क्या किया, टंकी में क्या छेद नीचे गिर रहा है तो कितने समय में खाली हो जाएगा, जब छेद आपका बिल्कुल क्या एकदम बिल्कुल नीचे, सबसे निचले बिंदु पे आपने छेद किया तो खाली होने का समय। बात सुनिए भैया, हमारे पास क्या है, ये है टंकी, टंकी है, इसके तली का क्षेत्रफल a है, यहाँ पे क्या आपने, यहाँ पे क्या है, एक छोटू सा छेद है जिसका एरिया कितना, छोटू a है, यहां से फ्लूइड बाहर निकल रहा है लगातार। तो हम कह रहे हैं इस टंकी की जो पानी का तल है, इस टंकी में जो पानी का तल है उसका लेवल, ऊंचाई h1 से h2 तक गिरने में कितना समय लग जाएगा। बात समझ, तो h1 से h2 गिरने में लगने वाला समय, तो कैपिटल A टंकी की तली का एरिया, छोटू a छेद का एरिया, 2/g पता ही है, √h1 - √h2, ये आपका बेसिक फॉर्मूला।
अच्छा सर ठीक है। इसमें एक स्पेशल कैटेगरी बनती है क्या कि पहले h से h बटा n खाली होने का समय t1 है और h बाय n से 0 होने में ऐसा कितना t2 समय है, तो इनका जो अनुपात होता है हमेशा √n-1 आता है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। सर ये n कितना कुछ हो सकता है, h से h बटा 2 या h से h बटा 3 या h से h बटा 4 कुछ भी वैल्यू ले सकता है। तो पहले कुछ खाली होना फिर बचा हुआ खाली जाना, तो उनके समय का अनुपात पूछता है। √n-1 मेरे पास यहां पर आएगा। चलेगा दोस्त? सर जी हाँ जी हाँ जी हाँ। सर विस्कोसिटी शांत से क्या होता है? विस्कोसिटी बोले तो मेरे पास कुल मिला के आपके तरल पदार्थों की परतों के मध्य लगने वाला घर्षण बल। तो जिस तरह से घर्षण बल सापेक्ष गति का विरोध करता है, बिल्कुल वैसे ही जब कभी तरल सतहों के मध्य, हमारे पास क्या है, फ्लूइड का फ्लो होता है, तो फ्लूइड की तरल में जब फ्लूइड का फ्लो होता है तो तरल की कोई भी दो परतों के बीच में जब सापेक्ष वेग होता है तब आपका यह बल आता है। सर कौन सा? शांता बल। तो हमारे पास क्या है, तरल की परतों के मध्य करने वाला घर्षण बल है ना। तरल की परतों के मध्य का जो घर्षण बल होता है उसी को आप लोग क्या बोलते हो? शांता बल कहते हैं। कि मान ले एक परत है, किसी वेग v से आगे जा रहा है, दूसरी परत से क्या है, उसका वेग थोड़ा सा ज्यादा है, v प्लस डेल्टा y है, और इनके बीच का जो दूरी है वो कितना डेल्टा y है। तो हम कह रहे हैं कि इनके बीच में जो घर्षण बल होगा, तो याद करो घर्षण बल क्या करता है? सापेक्ष गति का विरोध करता है। तो भैया ऊपर वाला आगे भाग रहा है, रोकने के लिए पीछे आपका आएगा विस्कस फोर्स। वही विस्कस फोर्स इस सरफेस पे क्या है? आगे आएगा। बहुत बढ़िया। तो काम तो बिल्कुल फ्रिक्शन जैसे ही करता है, लेकिन फॉर्मूला अलग है। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है नीटा ए डेल्टा वी बटा डेल्टा वाई। तो नीटा क्या है? नीटा को हम लोग बोलते हैं शांता गुणांक। से शांता गुणांक है। शांता गुणांक ये आपका डिपेंड्स ऑन मटेरियल। ये मेरे पास क्या है? मटेरियल पे निर्भर करता है, पदार्थ की प्रकृति। एक बार आपने जो तरल ले लिया, पर आपने तरल ले लिया तो दिए गए तापमान पे इसका मान कभी नहीं बदलेगा। अगर आपने एक बार तरल को फिक्स कर लिया है तो दिए गए तापमान पे इसका वैल्यू कभी 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 भी चेंज नहीं होगा। अच्छा सर ठीक है। सर मेरे पास ये क्या डेल्टा वी बटा डेल्टा वाई, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लिखा तो हुआ यहाँ पे, केवल पदार्थ की प्रकृति पे और तापमान पे निर्भर करता है। सर डेल्टा वी बटा डेल्टा वाई ये क्या चीज होता है? भाई ये हम लोग बोलते हैं वेग प्रवणता। अच्छा वेग प्रवणता बोले तो एकांक लंबाई पे बोले एकांक ऊंचाई पे वेग में कितना पड़ता है। इसको लिख दो, इसको लिख दो एक बार, देखो क्या बोलता है। एकांक दूरी में वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन भैया y दिशा में बोले प्रवाह के लंबवत है ना। ये बात हम लोग कर रहे हैं प्रवाह के लंबवत, प्रवाह के लंबवत दिशा में। ठीक है, तो जहां प्रवाह है उसके लंबवत दिशा में आपके वेग में कितना परिवर्तन आता है प्रति एकांक दूरी पर। ठीक सर चल जाएगा? हाँ सर चलेगा। ओके सर। अब भाई बात समझते हैं। इसकी मेरे पास जो बात कही यूनिट का है ना, मेरे पास क्या है? शांता शांता शांता। शांता का जो मेरे पास होता है सर यूनिट क्या होता है? पास्कल इंटू सेकेंड, और एक होता है पोइस। एक पोइस जो होता है 0.1 पास्कल इंटू सेकेंड होता है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। चल ठीक है। अब शांता की निर्भरता, शांता की निर्भरता भाई यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ शांता की निर्भरता। शांता की निर्भरता बात करते हैं। शांता की निर्भरता हम कहते हैं तापमान के साथ अगर तापमान को बढ़ाया जाए तो जो द्रव होता है, जो लिक्विड होता है सर, उनकी शांता मेरे पास घट जाती है। लेकिन वहीं बात करें किसके लिए? गैस के लिए। सर गैस की शांता मेरे पास बढ़ जाती है। सर गैस में जो आपकी शांता होता है वो होता है डिफ्यूजन के जैसे, विसरण के जैसे होता है। तो जब जब आप लोग तापमान को बढ़ाते हो गैस के मॉलिक्यूल का वेग बढ़ जाता है और विसरण मेरे पास ज्यादा होता है, तो शांता उसकी बढ़ जाती है। सर ठीक है। मेरे पास क्या होता है? तो तापमान बढ़ाने पे द्रवों की शांता कम हो जाती है लेकिन गैस की शांता मेरे पास बढ़ जाती है। सब बात कैसे? प्रेशर। जब प्रेशर को बढ़ाओगे, दाब को बढ़ाओगे, तो हमारे पास जो तरल है, जो लिक्विड है, उनका शांता तो बढ़ जाता है लेकिन गैस को कोई फर्क नहीं पड़ता। गैस की वैल्यू मेरे पास अनचेंज होता है। गैस के लिए शांता प्रेशर पर निर्भर नहीं करता है, नहीं करता है, नहीं करता है। चल ठीक है चलेगा। अच्छा बात कैसा? स्टोक्स का नियम। स्टोक्स का नियम क्या कहता है? स्टोक्स का नियम एक सिंपल बात कहता है कि भैया 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 कि अगर किसी गोल आकार की वस्तु को, किसी गोल आकार की वस्तु को किसी द्रव के अंदर डाल दिया जाए, गोल आकार की वस्तु को किसी द्रव के अंदर डाल दिया जाए, तो क्या होता है? जब ये द्रव के अंदर से प्रवाहित होता है, कि मान लो मेरे पास क्या है, ये जो वस्तु है वो गिर रहा है नीचे,
जब नीचे गिरेगा तो आपके जो तरल है, तरल इसकी सतह पे ऐसा घिसता हुआ जाएगा। यस सर, ऐसे घिसता हुआ इस पे जाएगा तो क्या करता है, इस पे कुल मिला के ऊपर की ओर, इस पे क्या करता है, कुल मिला के ऊपर की ओर एक बल काम करता है। रुकना भैया, रुक जाओ यार, ये गिर रहा है नीचे की ओर किसी वेग के साथ, ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं कि जब ये आपका नीचे गिर रहा होगा तो तरल इस पे ऐसे घिसता हो जाता है, तो घिसने की वजह से क्या होता है, इसका ऊपर की ओर एक बल लगता है, विस्कस फोर्स, श्यानता बल, जिसका वैल्यू कितना बोलते हैं, 6 पाई नीटा आर वी हम लोग कहते हैं। मतलब क्या है, जो आपका आने वाला श्यानता बल है वो वेग के समानुपाती है, कि आपका तरल जितना तेज गति करता है उस पर उतना ही ज्यादा विस्कस फोर्स काम करता है। स्टोक्स का नियम मेरे पास, स्टोक्स का बल काम करता है। तो सोचो, आपने कभी मूवी में देखा होगा सर, आकाश से कोई वस्तु गिर रही है, हाँ सर, तो धीरे धीरे गर्म हो जाती है। सर क्यों? क्योंकि लगातार ये जो फ्रिक्शन फोर्स उसको रोकने की कोशिश कर रहा है। तो जितना तेज वस्तु चलेगा उतना ज्यादा आपका ये घर्षण बल आएगा, और जितना ज्यादा घर्षण बल होगा उतना ही ज्यादा एनर्जी का लॉस होगा, और जितना ज्यादा एनर्जी का लॉस उतनी ही ज्यादा वस्तु गर्म हो जाता है। अच्छा सर, समझा हूं, चल ठीक है। तो क्या होता है, इस बल की वजह से क्या होता है, इस बल की वजह से वस्तु की रफ्तार लगातार कम होती चली जाती है। अच्छा, तो हम कहते हैं कि हर बार नीचे आपका एक तो mg बल होता है, ऊपर आपका एक उत्प्लावन बल होता है, साथ में एक श्यानता बल होता है। तो जिस कंडीशन पे आपके तीनों बल बैलेंस हो जाते हैं कि मेरे पास क्या, नेट फोर्स हो चुका है 0, नेट फोर्स कितना, 0 हो चुका है, तो वह अवस्था जहां पे सारे बल एक दूसरे को करते हैं बैलेंस, और आपको एक कांस्टेंट वेग प्राप्त हो जाता है। उस वेग को आप लोग क्या कहते हो, सीमांत वेग कहते हो। इंग्लिश में बोले तो टर्मिनल वेलोसिटी, क्या इसको, टर्मिनल वेलोसिटी इसको कहा जाएगा। तो 2/9 r² इंटू जी, अरे यहाँ पे नीट आएगा, रुक जाओ, ये नीटा। अच्छा है सर, तो हम ये कह रहे हैं इसके पास क्या है, VT 2/9 r² इंटू जी, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन कितना, नीटा। तो ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना, एग्जाम में से क्वेश्चन बनता है गारंटी के साथ, ठीक है बॉस, चलेगा। जी हाँ जी हाँ जी हाँ। शांता की और भी बातें थी ना, कहाँ चली गई, शांता 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 लिखा तो, चल ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पर करता हूँ उसको। देखो मैंने बताया कि शांता बल क्या करता है, ऊर्जा में करता है हानि। तो मेरे पास क्या, अगर बात करें किसकी, पावर लॉस, तो पावर लॉस जो मेरे पास होता है वो हमेशा ही विस्कस फोर्स, बोले तो स्टोक्स का नियम इनटू क्या आपका वेग v होगा। अच्छा, तो जब ये मान आप लोग यहां पे रखोगे, कितना मेरे पास, fv ये रहा, vt ये रहा, जब सारी वैल्यू रखते हो मेरे पास क्या होता है, आपका जो पावर लॉस मेरे पास आता है, कितना v का स्क्वायर होगा, v का स्क्वायर हो जाए तो कितना, पावर 4 r की पावर 5, r की पावर 5 त्रिज्या की पावर 5 के समानुपाती मेरे पास ये आता है। चलो भाई, क्लियर है क्या? हाँ सर, ये बात अपने को क्लियर होना चाहिए। चलेगा दोस्त? सर जी हाँ। कुछ सवाल और होता है कि मान लो कि एक पानी की बूंद है ना, वो ऊपर से गिर रहा था, अब गिरते गिरते सारी छोटी छोटी बूंद आपस में मिल गई, तो क्या बोलते हैं, जब सारी स्मॉल ड्रॉपलेट्स मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती हैं, तो मान लो छोटी बूंद की त्रिज्या छोटू r, मिलने के बाद क्या बड़ी बूंद बन गया, बड़ी त्रिज्या r हो जाएगा। सर ठीक है, अब मैं कहता हूं कि अगर आयतन संरक्षण से देखा जाए तो इनमें संबंध आपका ही आता है। बड़ी बूंद की त्रिज्या कैपिटल R बराबर कितनी बूंदें थी, उनकी पावर 1/3 इंटू R। तो स्मॉल r क्या है, छोटी बूंद की त्रिज्या। अच्छा, बात करते हैं इनके सीमांत वेग का, कि इसका सीमांत वेग से क्या बोल रहा हूं, v स्मॉल, उसका कितना, v बिग। ठीक है, तो बड़ी वाली बूंद का सीमांत वेग जो होगा छोटी वाले का n की पावर 2/3 गुना होगा। अच्छा है सर, डायरेक्ट इसको याद रखेंगे सर? जी हाँ जी हाँ जी हाँ। अब एक ये फालतू फॉर्मूला, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है, क्योंकि भैया सिलेबस में इसका सिर्फ नाम और फॉर्मूला है, सिलेबस में इसका सिर्फ नाम और फॉर्मूला। सर क्या बोलता है, समझाता हूं क्या होता है, देखो समझना। कि मान लो मेरे पास एक पाइप है, इस पाइप में से मेरे पास क्या है, द्रव का हो रहा है प्रवाह, हो रहा है, होने दो किसी वेग v से। अच्छा, हम जानते हैं सातत्यता की समीकरण के हिसाब से अगर मेरे पास a इंटू वी क्या है, कांस्टेंट होता है, तो मैं कहता हूं कि अगर मेरे पास एरिया कांस्टेंट है तो वेग में कभी बदलाव नहीं होगा। वेग में बदलाव नहीं होगा मतलब कि आपकी गतिज ऊर्जा हमेशा नियत है। अच्छा, सब बात करें आपके रेफरेंस से, आपके हॉरिजॉन्टल लेवल से, तो जितना ऊंचाई यहां पर है उतनी ऊंचाई यहां पर है, मतलब कि आपका पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज नहीं होगा।
अब लेकिन सर क्या है, शांता बल की वजह से, घर्षण बल की वजह से लगातार होती है ऊर्जा की हानि। अब सर ना तो गतिज ऊर्जा बदला ना स्थितिज ऊर्जा बदला, सभी कमी किसमें होगी, कौन सी ऊर्जा कम होगा, वो था प्रेशर ऊर्जा। तो प्रेशर की ऊर्जा लगातार मेरे पास क्या है, कम होती चली जाती है। तो क्या बोलते हैं, जिधर आपका प्रवाह होता है सर वहां जनरली प्रेशर मेरे पास कम ही हो जाता है। तो हम क्या बोलते हैं, प्रेशर शुरुआत में ज्यादा होता है, बाद में आपका कम होता चला जाता है। अब ये जो प्रेशर लॉस है इसका संबंध आपको होता है पॉइजली फॉर्मूला। इसका नाम क्या, नाम ये पॉइजली फॉर्मूला से हिंदी में इसको यही बोलते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बस क्या होता है, Q बराबर पाई पी आर पावर 4 8 नीटा एल। सर Q क्या है, Q भाई Q को हम लोग बोलते हैं dV बटा dt। तो बोले तो आयतन प्रवाह की दर, आयतन प्रवाह की दर, आयतन प्रवाह की दर इसको कहते हैं। चलो ठीक है चलेगा। अच्छा सर P क्या है, सर P को हम लोग बोलते हैं भैया P1 माइनस P2। बोलो तो आपका दाब अंतर, दाब में कितना अंतर आया है। तो ठीक है चलेगा सर जी हाँ। R क्या भैया, R मेरे पास पाइप की त्रिज्या होगा, R मेरे पास क्या पाइप की त्रिज्या होगा। तो बहुत बढ़िया सर। नीटा क्या है, नीटा मेरे पास भैया आपका शांता गुणांक है, शांता गुणांक इसको कह देंगे। तो बहुत बढ़िया सर। L मेरे पास क्या है, ट्यूब का लंबाई, ट्यूब का लंबाई इसको कहा जाएगा। क्या बात ये सबको क्लियर है क्या सर, जी हाँ जी हाँ जी हाँ। मेरे हिसाब से इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए सर। चलेगा दौड़ेगा सर, 1 नंबर, बहुत बढ़िया, वेरी वेरी गुड। चलो बात करते हैं मेरे पास क्या है, अगला टॉपिक इस चैप्टर का वो है मेरे पास पृष्ठ तनाव। समझेंगे पृष्ठ तनाव क्या बोलता है सर, पृष्ठ तनाव किसी भी तरल का किसी भी लिक्विड का वह गुण होता है जिसकी वजह से उसकी जो सतह होती है वो एक खिंची हुई झिल्ली की भांति काम करता है। दोस्तों एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह काम करता है, एक झिल्ली की तरह काम करता है। सर झिल्ली बड़ा कंफ्यूजिंग वर्ड मानता हूं कि मान लो तो चादर मान लो, घर में रखी सर चादर है, एक पल्लो पकड़ लो पन्नी, हाँ सर एक चादर है सर, बिल्कुल पतला सा सर, बिल्कुल खींचे हुए चादर की समान भांति वो काम करता है, ठीक है। बस करता है एक खिंचा हुआ बस क्या है, चादर की भांति व्यवहार करता है। तो सरफेस का वह गुण जिसकी वजह से उसकी जो सतह है वो खिंची हुई झिल्ली की भांति काम करता है, उसको बोलते हैं पृष्ठ तनाव। अब क्या होता है, पृष्ठ तनाव के कारण ही आपका जो तरल होता है वो न्यूनतम एरिया प्राप्त करने की कोशिश करता है। क्यों, झिल्ली ना खिंचा हुआ है तो खींचेगा हर एक भाग को अपने अंदर की ओर, ठीक है। क्या होता है, वो झिल्ली हमेशा एरिया को कम करने का ट्राई करता है। क्या बोलते हैं, एरिया को कम करने का प्रयास करता है, चल जाएगा, हाँ सर। और इसी के कारण क्या होता है, आपका जो लिक्विड की ड्रॉप होती है ना, जो आपका ड्रॉपलेट होती है सर, बूंद हो जाती है, बूंद, आपकी बूंद का जो आकार है वो गोलाकार होता है। गोलाकार बूंद भी जो बनती है वो इसी के कारण बनती है। गोलाकार बूंद बनने का कारण मेरे पास यही होता है, पृष्ठ तनाव। अच्छा क्योंकि क्या होता है, दिए गए आयतन का सबसे छोटा क्षेत्रफल सब गोल सरफेस से मिलता है। अच्छा सर चलेगा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी 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 गुड, चलेगा हाँ सर। अब सर फॉर्मूला क्या होता है, पृष्ठ तनाव का बेसिक फंडामेंटल फॉर्मूला क्या बोलता है कि आपका एकांक लंबाई पे कार्य करने वाला बल, एकांक लंबाई पे कार्य करने वाला आपका बल सर कौन सा बल होता है, सर ये जो बल होता है वो आपका होता है सहसंजक बल, है ना। सहसंजक बल इसको बोलते हैं, आपको बोलते हैं कोहेसिव फोर्सेस, ठीक है, F बटा L। या फिर कह सकते हो सरफेस एनर्जी अपॉन सरफेस एरिया, पृष्ठ ऊर्जा बटा पृष्ठ क्षेत्रफल मेरे पास बनता है। अच्छा सर चलेगा, तो यहां से आप लोग भैया L को यहां भेज दो, पृष्ठ तनाव के कारण आने वाला बल सर कितना, T इंटू L आप लोग कह सकते हो, चल जाएगा ओके। या फिर इससे सरफेस एनर्जी क्या बनेगा, इसको यहां भेज दो, पृष्ठ तनाव T इंटू सरफेस एरिया, बहुत बढ़िया चलेगा। सर पृष्ठ तनाव क्या है, अगेन इसको आप लोग अदिश राशि मान के चलते हो, ठीक है। यूनिट क्या होता है, न्यूटन अपॉन मीटर। सर कैसे, न्यूटन अपॉन मीटर। सर डन है। टी का वी में सूत्र इस मान रखना, ठीक, इसमें आएगा केजी इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, डिवाइड में 1 मीटर पहले से ये मीटर मीटर चल जाएगा, तो m की पावर 1, L इसमें बचा ही नहीं, टी के बाद कितना माइनस कर दो, चल जाएगा। अच्छा बात करें पृष्ठ तनाव की निर्भरता, बहुत सारे पॉइंट होते हैं। तो एक मेरे पास क्या है, सहसंजक बल। सहसंजक बल को भैया हम लोग कहते हैं आपका इंग्लिश में बोले तो कोहेसिव फोर्सेस। कोहेसिव फोर्स कौन से होते हैं, कोहेसिव फोर्स भैया उनको कहते हैं जो समान तरह के अणुओं के मदद लगता है।
समान तरह के मॉलिक्यूल के बीच में, मतलब कि एक ही तरल के, एक ही पदार्थ के मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाले बल को क्या बोलते हैं आप लोग? आपका सहसंजक बल कहते हैं। सहसंजक बल, अब जितना ज्यादा सहसंजक बल होगा, आपका जो अट्रैक्शन फोर्स है अणुओं के मध्य उतना ज्यादा स्ट्रांग होगा, और आपकी जो झिल्ली है, जो आपका पृष्ठ तनाव है, वो उतना मेरे पास ज्यादा होता है। तो सहसंजक बल बढ़ने से पृष्ठ तनाव मेरे पास बढ़ जाता है, सरफेस टेंशन बढ़ जाता है। सर डाल दो अशुद्धि, अगर आपकी डाली गई अशुद्धि पूर्णतः घुलनशील है, पूर्ण घुलनशील अशुद्धि को डालने से सरफेस टेंशन बढ़ जाता है, लेकिन अगर आपकी आंशिक घुलनशील है तो उस चीज क्या होता है? सरफेस टेंशन कम हो जाता है ना? चलेगा सर जी हाँ। जैसे कि पानी में डालते हो सर्फ, हाँ सर, वो पूरी तरह कभी नहीं घुलता है, पूरी तरह नहीं घुलता है, तो वो सरफेस टेंशन को कम करता है, और उसी की वजह से पानी आपका आसानी से कपड़ों के अंदर जाके उसकी सफाई कर पाता है। चल जाएगा? हाँ सर। सर टेम्परेचर, तापमान बढ़ाने पे आपका सहसंजक बल कमजोर होते हैं, और उनके कमजोर होने से आपका सरफेस टेंशन कमजोर हो जाता है। प्रदूषण, कंटेमिनेशन, सर बोलो तो ऐसी चीजें जो पानी में कतई नहीं घुलती, कतई भी नहीं घुलती है, धूल मिट्टी कण, हाँ सर, तो धूल मिट्टी कण आने से आपका सरफेस टेंशन हमेशा ही कम होता नजर आता है। सर चलेगा क्या? हाँ जी सर, बढ़िया है, 1 नंबर, वेरी वेरी गुड, शाबाश। आगे बात करते हैं। अब भैया कुछ खास बातें कि भैया बाह्य बल, बाहर से किया गया बल क्या होता है इन सवालों में? सरफेस एनर्जी है ना, पृष्ठ ऊर्जा अंत में, पृष्ठ ऊर्जा प्रारंभ में, सरफेस एनर्जी सेकंड, सरफेस एनर्जी प्रारंभ में। सर ये कौन से कार्य होते हैं समझाता हूँ। कार्य नंबर 1, बूंद का बनना, कि मान लो मेरे पास क्या है, मुझे पानी की बूंद बनानी है r त्रिज्या का, तो r त्रिज्या की पानी की बूंद बनाने के लिए कितना कार्य होगा भाई? शुरुआत में तो बूंद था ही नहीं, तो कोई ऊर्जा नहीं थी, बाद में आया T इंटू सरफेस, हमने लिखा था, हमने लिख रखा है सरफेस एनर्जी कितना लिखा था सर? सरफेस एरिया इंटू पृष्ठ तनाव था सर जी हाँ, तो T इंटू आपका एरिया कितना? पाई आर, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। सर मुझे बनाना है बुलबुला, सर बुलबुले में से क्या होता है? पानी के बुलबुले में से पास क्या होता है? 2 आपकी होती है मुक्त सतह, एक होता है अंदर, एक होता है बाहर, तो 2 फ्री सरफेस। तो भैया इसको बुलबुला बनाने में जो कार्य होता है इसकी तुलना में 2 गुना। सर क्यों? 2 सरफेस, तो भैया 2 इंटू T इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अच्छा, आकार बड़ा करना है, आकार बढ़ाने के लिए कि भैया पानी की बूंद की त्रिज्या बढ़ानी है, आर से कितना? R2 करना है, तो भैया भाई अंतिम ऊर्जा प्रारंभिक ऊर्जा, अंतिम एरिया प्रारंभिक एरिया, सेम काम बबल के लिए, पर कितना? डबल कर देना। हो सर बढ़िया है, चलेगा। अच्छा समझ लो, बड़ी ड्रॉपलेट से छोटी ड्रॉपलेट बन रही है, एक पानी की बड़ी बूंद टूटकर छोटी 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 बूंदें बना रही है, ठीक है? बस क्या, बहुत सारी छोटी 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 बूंदें बनेंगी, सर ठीक है? तो मैं कह रहा हूं कि इस अवस्था में क्या होता है? सबसे पहली बात, आपका सरफेस एरिया बढ़ता है, सरफेस एरिया बढ़ेगा तो आपका सरफेस एनर्जी बोलते हैं पृष्ठ ऊर्जा बढ़ेगा, और पृष्ठ ऊर्जा बढ़ने से आपके तनाव, आपके टेम्परेचर में आती है कमी। इसलिए कभी भी जब आप लोग पानी की छोटी छोटी बूंदों के संपर्क में आते हो, आपको ठंड महसूस होता है। बारिश, यस सर, पानी का फव्वारा, यस सर, झरने के आसपास, यस सर, सारे इसके एग्जाम्पल होते हैं। चलेगा? अच्छा सर, क्या बोलता हूं, जब बड़ी ड्रॉप छोटी ड्रॉप में टूटता है, सरफेस एनर्जी बढ़ता है, आपका टेम्परेचर कम हो जाता है, सर ठीक है? फॉर्मूला डेल्टा SE, आपकी सरफेस ऊर्जा में कितना बदलाव आया है? तो T इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, एन की पावर 1/3 माइनस 1। एन क्या है? कितनी बूंदें टूटी हैं, एक बड़ी बूंद से कितनी छोटी बूंदें बन रही हैं, ये होता है वो एन नंबर। चल जाएगा दोस्त? सर जी हाँ, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बात करें दाब आधिक्य, क्या बोलते हैं कि मान लो मेरे पास पानी की बूंद है जो बुलबुला है, हम बात कर रहे हैं कि अंदर आपका प्रेशर हमेशा ज्यादा होता है बाहर की तुलना में। अब ज्यादा तो कितना ज्यादा? ये ज्यादा मेरे पास जो होता है, अगर मेरे पास पानी की बूंद है, ड्रॉपलेट है, तो डेल्टा पे कितना? 2T बटा R होता है। तो T क्या होता है? T आपका होता है पृष्ठ तनाव, और अगर मेरे पास ये बुलबुला है, 2 फ्री सरफेस, तो डबल कर देंगे 4T बाय R। चलेगा? डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखने का है, इस पे बहुत ज्यादा टिपिकल सवाल नहीं बनते, आसान क्वेश्चन मेरे पास यहाँ पे बनेंगे, ठीक है? चलेगा, ओके। मान लो कि 2 अलग अलग बुलबुले, 2 अलग मेरे पास क्या बबल है, R1 त्रिज्या, R2 त्रिज्या, दोनों मिलके एक बबल बन गए। क्या बोल रहा भैया? 2 छोटू छोटू बबल थे, एक की त्रिज्या R1, एक की त्रिज्या R2, दोनों मिलके एक सिंगल बबल बन गए। तो हम कहते हैं कि ये फाइनल त्रिज्या कितना होगा, ये फाइनल त्रिज्या R कितना होगा? तो वो मेरे पास फॉर्मूला है R1 R2 बटा R2 माइनस R1। सब बहुत बढ़िया, चलेगा। मेरे पास क्या है? 2 बबल की ओवरनिश सरफेस के, मान लो एक बुलबुला है, इसके संपर्क में दूसरा बुलबुला है, तो इनकी जो कॉमन सरफेस होती है ये वाली, यहां की त्रिज्या मेरे पास R कितना होगा, वो फॉर्मूला ये R1 का स्क्वायर प्लस R2 का फॉर्मूला उल्टा नहीं कर दिया? रुकना एक बार, उल्टा तो नहीं कर दिया मैंने, रुकना तो पूरी बाबा, मुझे लगता है मैंने उल्टा कर दिया है। रुकना एक मिनट, तो मैं चेक कर लेता हूँ। मिलने वाला केस तो यहाँ होना चाहिए मेरे पास, मिलने वाला केस
बच्चों एक मिनट ना, मैं क्रॉस चेक कर लूं, प्लीज 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 प्लीज। गड़बड़ हो गया भैया मेरे हिसाब से, गड़बड़ थोड़ा इसमें हो रखा है। यस, फॉर्मूला भी आपने थोड़ा सा कर दिया उल्टा, फॉर्मूला उल्टा छप गया बाबा, फॉर्मूला उल्टा छप गया है। देख लेंगे इसको, सुनेंगे। इस केस में पास जो आपका अंतिम त्रिज्या होगा वो होगा r1 का स्क्वायर r2 के स्क्वायर का अंडर रूट। बहुत बढ़िया। और यहाँ कितना आएगा, तो यहाँ मेरे पास जो अंतिम त्रिज्या ये बीच वाला भाग होगा वो कितना r1 r2 बटे r2 माइनस r1, ये ऐसे होगा। ठीक है, फॉर्मूला उल्टा होगा था, बाकी चीजें सेम ही है। ठीक है बॉस, चलेगा? जी हाँ सर, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। डायरेक्ट फॉर्मूला रखेंगे। अब मेरे पास क्या, एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट, इस चैप्टर का एक आखिरी पड़ाव है। इस चैप्टर में पास क्या है, आखिरी पड़ाव, एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट, स्पर्श कोण। बात समझेंगे, जब कभी हम किसी सरफेस पे किसी द्रव को रखते हैं, जब किसी सरफेस पे किसी द्रव को रखा जाए, हमारे पास किस सरफेस, मान लीजिए सरफेस है, हाँ सर, आप किसी बूंद को डालो सर, ठीक है, आपने बूंद को डाल दिया। अब क्या होता है भैया कि पानी का इस ठोस के साथ एक मुक्त सतह बनता है, मुक्त सरफेस जो ठोस के संपर्क में, देखो ये बिंदु है, यस सर, इसमें पानी भी टच में है, पानी भी टच में है, ठोस भी टच पे और हवा भी। यस सर, यहां से सर सेम कहानी यहाँ पर। हम कहते हैं कि ऐसे बिंदु पे आप लोग खींचो स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा एक तो लिक्विड की मुक्त सरफेस पे, एक सॉलिड की सरफेस पे, और इनके बीच बनने वाला कौन सा कोण, जो पानी के अंदर, जो द्रव के अंदर हो। वैसे ये तो हवा में है, हमें चाहिए अंदर वाला, तो अंदर बनने वाले कोण को आप लोग क्या बोलते हो, स्पर्श कोण कहते हैं। अच्छा, अब जो ये स्पर्श कोण थीटा है, हमने लिख दिया स्पर्श बिंदु पर तरल की सतह और ठोस की सतह पर स्पर्श रेखा के मध्य बनने वाला कौन सा, कहां, तरल के भीतर, तरल के भीतर बात कर रहा हूं। अच्छा, अब सर क्या होता है, तरल की प्रकृति के आधार पे ये कोण आपका अलग अलग हो सकता है। कह रहा हूं, तरल की प्रकृति के आधार पे ये बल मेरे पास, ये कोण मेरे पास अलग अलग हो सकता है। कि मान लो कि एक तो ये कंडीशन कि जहां मेरे पास क्या बनने वाला कोण क्या है, 90 डिग्री से कम है। ये कब होता है, जब मेरे पास FA ज्यादा होता है FC से। सर FA बोले तो FA को हम लोग बोलते हैं एडेसिव फोर्स, असंजक बल, बोलते हैं असंजक बल, और कोहेसिव को बोलते हैं ससंजक बल। तो भैया जब 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 ठोस का द्रव के साथ बनने वाला आसंजक बल ज्यादा पावरफुल होता है कंपेयर टू द्रव के कणों के मध्य ससंजक बल से, तो मेरे पास क्या होता है, आपकी तरल की जो होती है बूंद, वो चपटी हो जाती है। तो चपटी हो जाती है मतलब सरफेस पर फैल जाता है। और इस केस में क्या होता है, थीटा आपका 90 से ज्यादा है, मतलब कि आपका एडेसिव फोर्स कम है, कोहेसिव फोर्स ज्यादा है, आसंजक बल कमजोर है, सहसंजक ज्यादा है, तो साथ में मिलकर रहेंगे, गोल गोल रहेंगे, सतह पर फैलेगा नहीं तो सतह को गीला नहीं करता है। अच्छा सर, अब इसी के आधार पे आप लोग से एक टॉपिक पढ़ते हो, कौन सा, कैपिलरी ट्यूब। तो भैया उसके बोले ये बात समझते हैं। क्या बस क्या कि मान लो किसी बर्तन में आपने तरल को भरा, तो क्या होता है, आपका ठोस का द्रव के साथ जो होता है आकर्षण, वो बनता है एडेसिव फोर्स। तरलों के कारण आपका बनता है, तरल के कणों के मध्य क्या बनता है, कोहेसिव फोर्स बनता है। अब अगर FC का कर दे घटक, तो FC का घटक यहाँ पे कितना, FC बटा रूट 2, FC बटा रूट 2 सर, क्यों, कोण आता है 45, घटक कर लेना, मिल जाएगा 45 आता है। मैं कहता हूं अब अगर ये वाला बल ज्यादा है इसकी तुलना में, तो FA बड़ा FC बटा रूट 2, तो ऐसी कंडीशन में जो ये आपका फ्री सरफेस होता है, ये आपका ऐसे बनता है, ऐसे, ठीक है, हंसता हुआ चेहरा। और हंसता हुआ चेहरा हमेशा जीवन में अच्छे काम करता है, तो करता है थीटा 90 से कम, सब बहुत बढ़िया है ना, आपकी सतह को गीला कर देता है। क्योंकि भैया हमने पढ़ा कि जब जब थीटा 90 डिग्री से कम होता है, सतह पे आपका द्रव फैल जाता है, गीला कर देता है। अच्छा, और कैपिलरी ट्यूब के अंदर आपका द्रव ऊपर चढ़ जाता है। बहुत बढ़िया। यहां बात करता हूं सर, अगर मेरे पास क्या है, FA छोटा है, FC बटा रूट 2 से, मतलब कि इस वाले बल से छोटा होगा, तो मेरे पास क्या है, ऐसे बनेगा, रोती हुई सूरत। तो मेरे पास क्या है, थीटा 90 डिग्री से ज्यादा, सतह को गीला नहीं करेगा सर, क्यों, क्योंकि गोल आकृति बनेगा, एकदम गोल गोल, ठीक है, सतह को गीला नहीं करेगा। और कैपिलरी ट्यूब के अंदर ये जो द्रव है वो नीचे चल जाते हैं, नीचे दब जाते हैं, नीचे पहुंच जाते हैं। और अगर दोनों बल आपस में हो जाए बराबर, तो ऐसे केस में आपका थीटा स्पर्श कोण कितना आता है, 90 डिग्री आता है। आपका सतह को गीला बिल्कुल नहीं करते हैं, और आपका ट्यूब के अंदर लेवल नो चेंज, ना ऊपर जाएंगे ना नीचे जाएंगे, सेम टू सेम रहेगा। ठीक बॉस, चलेगा? हाँ जी सर, वेरी गुड। अब बात करें ट्यूब के अंदर की।
सर ट्यूब के अंदर क्या हो रहा है, बात समझते हैं। कैपिलरी ट्यूब, सर ट्यूब के मतलब समझो क्या क्या है कि एक बर्तन के अंदर एक बहुत पतली सी बारीक सी अपने कांच की ट्यूब डाल दिया है, तो क्या होता है, इनके अंदर द्रव आपका ऊपर नीचे जा सकता है। कैसे, इनके आधार पे, इनके आधार पे। तो हम बात कर रहे हैं, हमने पानी और ग्लास का एग्जाम्पल बात करें, पानी और ग्लास का एग्जाम्पल। तो पानी और उसमें जब ग्लास की ट्यूब डाल तो क्या होता है, लिक्विड आपका ऊपर चढ़ता है। अब कितना ऊपर चढ़ता है वो बनता है मेरे पास इस फॉर्मूला से, 2T cos थीटा अपन रो RG। सर टी बोले तो सरफेस टेंशन, थीटा बोले तो आपका स्पर्श कोण, रो बोले तो डेंसिटी, आर बोले तो त्रिज्या, जी आपको पता ही है। सर ठीक है, तो अगर मैं इस आर को यहां ले जाऊं तो देख पाओगे कि H इंटू आर के बाद जो भी चीज यहां बचेगा वो सब का सब क्या नियतांक है। तो दिए गए एक नली और द्रव के युग्म के लिए मेरे पास H इंटू आर हमेशा सेम रहेगा। मतलब कि जैसे जैसे त्रिज्या को बढ़ाओगे आपका बढ़ने वाला जो द्रव है, ऊपर चढ़ने वाला द्रव है, वो H का मान कम हो जाएगा। तो जितनी मोटी नली, जितनी मोटी ट्यूब होगा आपका लिक्विड उतना ही कम चढ़ेगा, और ट्यूब जितना ज्यादा पतला होता है लिक्विड उतना ही ज्यादा ऊपर जाने का प्रयास करता है। चलेगा दोस्त? हाँ सर। बात करते हैं कि मान लो ऐसी कोई जगह जहां पे आपने जी इफेक्टिव हो गया कितना कर दिया, 0, बोले तो आपके अंतरिक्ष में चले जाओ, है ना, या आपके सैटेलाइट के अंदर बैठ जाओ। हाँ सर। तो ऐसी कोई भी जगह जहां पे आपने ग्रेविटी को कर दिया है 0, कुल जी इफेक्टिव को कितना 0 कर दिया है, तो भाई जी इफेक्टिव 0 करोगे तो H का मान अनंत आएगा। अब अनंत का मतलब क्या होता है सर, अनंत का मतलब है जितना भी हाइट अवेलेबल है उतना चढ़ जाएगा। जितने हाइट के 10 सेंटीमीटर तो 10 चढ़ेगा, 20 तो 20, 50 तो 50, 1 किलोमीटर तो 1 किलोमीटर, जितनी हाइट आप उसको दोगे द्रव आपका उतना ही चढ़ता चला जाएगा। क्लियर है क्या? हाँ सर। सुनेंगे, ठीक है। अब बोल रहे हैं कि मान लो कि ट्यूब की जो आपने लंबाई लिया, जो ट्यूब का लंबाई लिया है वो चढ़ने वाली ऊंचाई से कम है। सर ऊंचाई आप कम दे रहे हो, वो तो ज्यादा ऊंचाई पे जाना चाहता है लेकिन आपने उसको इतना मौका दिया ही नहीं। आपने दी गई ट्यूब की लंबाई से क्या कर दिया, कम कर दिया, तब भी कोई दिक्कत नहीं, तब भी जितना अवेलेबल है वहां तक तो पहुंचेगा, जितना उसको मौका मिलेगा सब चढ़ जाएगा। सर ठीक है, तो क्या बोलते हैं, ऐसे होता है, फिर से क्या, अवेलेबल हाइट तक मेरे पास द्रव चढ़ जाएगा। बहुत बढ़िया, शाबाश। बात कर रहे हैं सर चढ़ता क्यों था, वही कहानी भैया, यहां पे आपका प्रेशर होता है एटमॉस्फेयर पी ए, है ना, मेरे पास क्या होता है, तो आपके प्रेशर डिफरेंस की वजह से द्रव आपका चढ़ता है ऊपर जाएगा। यस सर, तो जी हाँ, चलेगा। और mg करता है बैलेंस, तो मेरे पास क्या है, इसको बैलेंस करके आप लोग ये ऊंचाई निकालते हो। m कितना, m वो भाग जो यहाँ पे चढ़ा हुआ है, कितना, रो ए एच। तो m बोले तो घनत्व, ये होता है आयतन a इंटू एच। जब ये मान यहाँ पे रखा जाता है तो m हमेशा जो चढ़ा हुआ भाग है उसका जो द्रव्यमान होता है वो हमेशा h के होता है व्युत्क्रमानुपाती। भैया जितनी ज्यादा ऊंचाई चढ़ेगा द्रव्यमान उसके अंदर उतना मेरे पास कम रहेगा, और r के समानुपाती के। भैया जितनी पतली त्रिज्या, जितना पतला मेरे पास पाइप होगा उतना ज्यादा मेरे पास ऊपर चढ़ जाएगा। चलेगा बॉस? हाँ सर चलेगा, है ना। तो गलत बोल गया, r जितना ज्यादा होगा द्रव उतना ज्यादा मेरे पास ऊपर आएगा। ठीक है बॉस, चलेगा सर जी हाँ। और अगर बात करें इसकी पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा, तो वो होता है mgh, ग्रेविटी की जैसे, वो h और r पर निर्भर करता ही नहीं है। तो ट्यूब चाहे पतली लाओ चाहे मोटी लाओ, मेरे पास ऊर्जा हमेशा सेम आएगा। ठीक बॉस, ये आपकी कुछ मोटी मोटी बातें थी फ्लूइड के बारे में। ठीक है, मैंने बहुत आराम से हर एक टॉपिक में जितनी चीजें आपके काम की मैंने आपको सब कुछ बताने की कोशिश किया है। बाकी फिर भी इस चैप्टर में क्वेश्चन प्रैक्टिस एक बार देखते हैं, अगली क्लास में मिलेंगे क्वेश्चंस के साथ, ताकि एक बार आपको ये सारे पॉइंट रिवाइज हो जाए। तो भैया कल जब भी आप लोग इसके सेशन में आए एक बार पहले नोट्स जरूर देख लें इसके, ठीक है। तो ये फटाफट से कर लेंगे आज के आज, बाकी मिलते अगली बार, तब तक के लिए ओके टाटा बाय। ओके बाय बाय।